हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज नेशन। मैं सौरभ आर्य एक बार फिर आपका वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंकिंग। पिछले क्लास में हमने मनी को खत्म किया था, मनी के चैप्टर्स को अच्छे से समझा था, कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, मेरे चैनल पे जाइए, आपको मनी के पूरा चैप्टर मिल जाएगा। 1 घंटे की वीडियो है जिसमें पूरा ही मनी चैप्टर है, बिल्कुल डिटेल में एक एक पॉइंट को मैंने डिस्कस किया है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बैंकिंग, तो आइए शुरू करते हैं इसको भी। मेरा नाम है सौरभ आर्या, जैसा कि आप जानते हो मेरा नाम है सौरभ आर्या। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बैंकिंग। पहले बैंकिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें समझते हैं क्या क्या करने वाले हैं आज हम करने वाले हैं, पहले हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे पूरा बैंकिंग का। देन हम उसके बाद उसके एमसीक्यू, यानी एमसीक्यू इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसका एमसीक्यू आएगा, यानी इसके तुरंत बाद इसकी एमसीक्यू की वीडियो आएगी। आपको करना क्या है, पहले चैप्टर के कंसेप्ट को समझना है। उसके बाद जितना मैंने आपको समझाऊंगा उसको खुद के कॉपी में एक बारी सिर्फ लिखने की कोशिश कीजिएगा। बेटा देख के नहीं लिखना है, ठीक है? पॉइंट वाइज लिखिएगा, आपको समझ में आएगा। अच्छा ये टॉपिक मुझे समझ में आता है, अच्छा ये भी टॉपिक मुझे समझ में आता है। जो जो टॉपिक आपको समझ में आते हैं उन सब टॉपिक को, सिर्फ टॉपिक के हेडलाइंस को लिखने हैं आपको, कुछ ज्यादा नहीं करना है, टॉपिक के हेडलाइंस को लिखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा एमसीक्यू का। इसको अच्छे से देखिए, एक बारी ना हो दो बारी देखिए, बट इसको देखने के बाद एमसीक्यू पे आ जाइए। एमसीक्यू में मैं 40+ क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। 40+ क्वेश्चन बहुत होते हैं। जितने क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, जितने क्वेश्चन बन पाएंगे, 40 से ज्यादा जितने बन पाएंगे उतने क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है? तो जब हम इतने क्वेश्चन कर लेंगे तो आप अगर इतने क्वेश्चन को समझ लोगे ना, करने की बात अलग होती है, समझने की बात अलग होती है। अगर इतने क्वेश्चंस को आप समझ लोगे ना तो आप आराम से पेपर में 100+, मतलब अटेम्प्ट कर लोगे 100, ठीक है? 100% अटेम्प्ट कर लोगे और आप मार्क्स 90+ कर पाओगे इजिली। मैं 100 नहीं बोलता क्योंकि कई बच्चों पे एग्जाम प्रेशर वर्क कर जाता है, यानी एग्जाम का प्रेशर होता है जिसमें आप स्कोर नहीं कर पाते, उसी के लिए मैं 100 आउट ऑफ 100 नहीं बोल सकता, ठीक है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो 10 मार्क्स का फासला है ना, ये स्टूडेंट खुद तय करते हैं, ठीक है? खुद तय करते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से आता है, ठीक है? तो पढ़ते रहिए, चीजों को समझते रहिए। आइए हम शुरू करते हैं इसको। अच्छा, एक चीज और बता दूं, मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है नॉलेज नेशन के नाम से। नॉलेज नेशन के नाम से आप जाके ऑफिशियल आगे लिख दोगे आप तो भी हो जाएगा, ठीक है? इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? ये अभी आप लोगों के लिए ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन बनाया है मैंने, ताकि आप लोग इसमें ज्वाइन हो सको और मैं आप लोगों की एक अलग कैटेगरी बना के, एक अलग कम्युनिटी बना करके आप लोगों के प्रॉब्लम्स को देख सकूं, ठीक है? तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए और इस क्लास के नोट्स और पीडीएफ सभी चीजें आपको यहीं पे मिल जाएगी। इंस्टाग्राम हैंडल है नॉलेज नेशन, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो और फेसबुक पे भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी आपके दोस्त या भाई पढ़ रहे हैं, आप उनको रेफर करो। चीजों को समझो, आप पहले आप समझो, आपको अच्छा लगता है तो आप आगे उसको रेफर करो, ठीक है? आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ये रहा हमारा चैप्टर बैंकिंग, ठीक है? बैंकिंग, बैंकिंग, ठीक है? बैंकिंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको समझेंगे सिर्फ। क्या है, अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, बैंक मतलब क्या होता है? आपके दिमाग में क्या आता है बैंक को सोचते? बैंक मतलब क्या होता है? आपके दिमाग में सिर्फ दो ख्याल आते होंगे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग लोन, ठीक है? यानी कि वो हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और हमें लोन देता है, यही तो उसका बैंक का मेन फंक्शन है। हमारे पैसे को सेफ रखना, हमारे पैसे को डिपॉजिट लेना, हमारे जो, अगर हम डिपॉजिट करने जाएंगे तो हमारा डिपॉजिट लेगा, अगर हम लोन लेने जाएंगे तो वो हमें लोन देगा, यही तो बैंक का बेसिक फंक्शन है। बिल्कुल सही बात है, इसी को बैंक बोलते हैं। यहाँ पे लेकिन बैंकिंग की बात की, यानी बैंकिंग की एक्टिविटीज की बात की गई है, तो इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। आइए चैप्टर को शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? बिल्कुल मजे लेके पढ़िए, ऐसा मत सोचिए कि आप कुछ पढ़ रहे हो बहुत टिपिकल है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं। मजे लेके चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, चीजों को बहुत स्मूथ वे में समझिए, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है? जैसे देखिए, क्या है प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक, देखिए इसको समझते हैं क्या है। पहला आता है प्राइमरी डिपॉजिट, दूसरा है सेकेंडरी डिपॉजिट, ठीक है? प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट दो अलग चीज हैं, ठीक है? प्राइमरी डिपॉजिट एंड सेकेंडरी डिपॉजिट दो अलग चीज हैं, ठीक है? प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट, एंड डिमांड डिपॉजिट, ये तीन टर्म है, प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। इन तीनों को समझेंगे।
अच्छा, मुझे इतना कंफर्म है आप लोग में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये समझ में आता होगा, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ सेकेंडरी डिपॉजिट में अधिकतर बच्चों को कंसेप्ट हिले हुए हैं। अधिकतर यानी 90% बच्चों के कंसेप्ट हिले हुए रहते हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट सबको समझ में आ जाता है, लेकिन सेकेंडरी डिपॉजिट नहीं समझ में आता। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या होता है प्राइमरी डिपॉजिट? प्राइमरी डिपॉजिट सिंपल है, आप देख सकते हो, बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल। जब हम किसी बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट कर देते हैं तो उसको प्राइमरी डिपॉजिट, यानी बैंक हमारे कैश डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लेता है, उसी को हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट क्या है? हम गए बैंक में, हमने अपना पैसा डिपॉजिट कर दिया, वो प्राइमरी डिपॉजिट है। ठीक है, कैश के फॉर्म में हमारे पास मेरे जेब में 100 रुपए थे, मैं जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ये प्राइमरी डिपॉजिट है। प्राइमरी डिपॉजिट, बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल इज नोन एज प्राइमरी डिपॉजिट। बैंक कैश फॉर्म में डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, इसी को हम प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। फिर सेकेंडरी डिपॉजिट क्या है? सेकेंडरी डिपॉजिट के लिए ना मुझे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताना पड़ेगा, समझिएगा। चलिए समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको चाहिए, आपने बैंक में, ठीक है, आप बैंक से अप्लाई करते हो, ये बैंक है आपका, आप बैंक में अप्लाई करते हो कि मुझे 1,000 रुपए का लोन चाहिए। ठीक है, 1,000 रुपए का लोन चाहिए, तो क्या करता है बैंक? आपको लोन देता है तो क्या करता है? आपको कैश देता है क्या? नहीं, वो क्या करता है, आपके अकाउंट में 1,000 रुपए डाल देगा। ठीक है, वो आपके अकाउंट में 1,000 रुपए डाल देगा, यही करेगा। यानी बैंक आपके अकाउंट में 1,000 रुपए डाल देता है, और सिर्फ क्या हुआ, क्या आपको पैसे मिले? नहीं, आपका अकाउंट में नंबर बढ़ गया। अब ध्यान से सोचो, तो क्या आपने लोन लिया? बैंक ने आपको एक फूटी कौड़ी दिया क्या? 10 रुपए का नोट भी दिया? नहीं, उसने सिर्फ आपके अकाउंट में नंबर्स को बढ़ा दिया। अब क्या है, आपके अकाउंट में पैसे आ गए, मान लेते हैं आपके अकाउंट में 10,000 रुपए आ गए, आपको किसी थर्ड पर्सन को पैसे देने थे। आपने क्या किया, आपने एक चेक इशू कर दिया थर्ड पर्सन को, उसको बोला मेरे अकाउंट से 1,000 रुपए ले लो, क्योंकि मुझे आपको 1,000 रुपए देने थे। उस पर्सन ने 1,000 रुपए का चेक लिया, फिर बैंक के पास गया, उसने बैंक में डिपॉजिट किया। अब ये 10,000, 1,000 रुपए किसके अकाउंट में आ गए? इसके अकाउंट में आ गए 1,000 रुपए। आप देखो, इस पूरे प्रोसेस में क्या पैसा किसी के पास गया क्या? बैंक ने क्या आपको पैसा दिया था? कुछ नहीं दिया था। क्या आपने उसको पैसे दिए? नहीं। क्या उसने बैंक में कैश डिपॉजिट किया? नहीं। मतलब बैंक ने आपको कुछ दिया ही नहीं। बैंक ने शॉर्ट में आपको कुछ दिया ही नहीं, आपको पैसे दिए ही नहीं। बस उसने क्या किया, आपके अकाउंट में नंबर्स को इंक्रीज कर दिया, और जब आपने इसको दिया तो आपके अकाउंट में नंबर डिक्रीज कर दिया, और उसके अकाउंट में नंबर इंक्रीज कर दिया। बस इतना सा तो काम कर रहा है बैंक। क्या कर रहा है बैंक? बैंक आपके यहां से नंबर्स को खत्म कर दे रहा है, कम कर दे रहा है, और उसके नंबर्स बढ़ा दे रहा है, यानी नंबर्स को बढ़ाया घटाया जा रहा है। बट आपको क्या मिला? कुछ कुछ भी नहीं मिला। क्या आपको 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए कुछ भी मिला? कुछ नहीं मिला। ठीक है, यही है। आप अपने पापा से पूछना, क्या होता है अगर पापा लोन लेने जाते हैं तो या तो उनका अकाउंट होना चाहिए बैंक में, तभी वो लोन ले सकते हैं। तो क्या करता है बैंक वाला ना, क्या करता है कि बोलता है अच्छा लोन अप्रूव हो गया, आपके अकाउंट में पैसे चले गए। तो उसने क्या दिया, आपके पापा को कुछ पैसे दिए क्या? बोरी भर के या फिर बैग में भर के पैसे दिए क्या? कुछ नहीं दिया। उसने सिर्फ आपके पापा के अकाउंट में जो बैलेंस था उसको इंक्रीज कर दिया और दिखा दिया। अब आपके पापा ने किसी और को पेमेंट कर दिया, तो वो नंबर यहां से घटेगा और वहां जाके बढ़ जाएगा। तो आप देखो ना, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो भी गया और पैसे बीच में आए भी नहीं। बैंक के पास जो पैसे रखे हुए थे वो उसी के पास है, बस वो नंबर्स को बढ़ाया और घटाया। इसी को बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। आइए इस बात को भी समझते हैं। मनी इज लेंड बाय द कमर्शियल बैंक। मनी इज लेंड बाय द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक हमें लेंड करता है, यानी लोन देता है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, लेकिन कैश के फॉर्म में नहीं देता है। मैंने बोला था ना, वो नंबर्स को बढ़ाता है, कैश के फॉर्म में नहीं देगा। पैसा लोन दे तो रहा है, लेकिन कैश के फॉर्म में नहीं देगा वो, बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री। वो सिर्फ एंट्री के फॉर्म में, एंट्री मतलब होता है अकाउंट में नंबर बढ़ाना और घटाना, इसी को एंट्री बोलते हैं। ठीक है, इन द अकाउंट ऑफ बोरोवर, यानी जो भी उनसे लोन लेता है वो उनके अकाउंट में क्रेडिट एंट्री कर देता है, लेकिन कैश नहीं देता है। इसी बात को हम सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। तो क्या था प्राइमरी डिपॉजिट? वो डिपॉजिट था जब हम अपने बैंक में कैश, जब बैंक में हम जाके कैश डिपॉजिट करते हैं तो उसको हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। जब हम बैंक से लोन लेते हैं, पहले में हम डिपॉजिट कर रहे थे कैश के फॉर्म में, दूसरे में हम लोन लेने गए हैं लेकिन उसने हमें कैश के फॉर्म में नहीं दिया। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि सेकेंडरी डिपॉजिट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश, नॉन कैश। तो आपको लगेगा कैश होना चाहिए, नहीं कैश नहीं होगा, नॉन कैश होगा। ठीक है, कैश के फॉर्म में तो होता ही नहीं है ये। ठीक है, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। अब प्राइमरी प्लस सेकेंडरी कर दोगे तो आपका बन जाएगा डिमांड डिपॉजिट। सिंपल सी बात है। ठीक है,
प्राइमरी प्लस सेकेंडरी कर दोगे तो क्या बन जाएगा, डिमांड डिपॉजिट। क्या आपको ये बात समझ में आया? बहुत इजी था, बहुत प्यार से मैंने इन चीजों को समझाने की कोशिश किया। सेकेंडरी डिपॉजिट अगर आपको नहीं समझ में आया ना, आप दोबारा देखो, आपको समझ में आएगा। आप सिर्फ सोचो कि आपको कुछ पैसा मिल नहीं रहा है, लेकिन आपके नंबर्स बढ़ रहे हैं और आप पे कर्ज बढ़ रहा है, चुकाओगे तो आप बैंक को ही। ठीक है, तो क्या है, आपको सिर्फ फॉर्म कैश, आपने लोन लिया लेकिन कैश के फॉर्म में नहीं मिला, उसी को हम सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट यानी कैश डिपॉजिट करना, और दोनों को प्राइमरी प्लस सेकेंडरी कर देंगे तो वो हो जाएगा डिमांड डिपॉजिट। आइए आगे बढ़ते हैं। हम्म, अच्छा, ये जो है ये चीजें मैं पढ़ा नहीं रहा, वैसे मैं आपको समझाऊंगा सभी चीजें एक एक पॉइंट को, लेकिन ये यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बताया है, तो इसी के लिए मैं नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, आइए, अरे वाह, बहुत अच्छा कर कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्रिएशन ऑफ मनी इन अ सिंगल बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए मैं इसको समझाता हूँ आपको अपने वे में। ठीक है, आइए, अ, एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, क्या है हमारे पास, चलिए, क्या है, मान लीजिए आपके पास बैंक है, कॉमर्शियल बैंक के पास आपने जाके 1,000 रुपए डिपॉजिट कर दिया, यानी कि मैं जाके बैंक के पास 1,000 रुपए डिपॉजिट कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करेगा, बैंक चाहेगा ना कि इस पैसे को मैं लोन पे चढ़ा दूं, इस पैसे को मैं लोन पे चढ़ा दूं और फिर मैं इंटरेस्ट खाने लग जाऊं। ठीक है, उसको जैसे ही मैंने, मान लो 1,000 करोड़ लेते हैं, 1,000 रुपए लेते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, 1,000 करोड़ ले लेते हैं। अब जैसे ही मैंने बैंक में 1,000 करोड़ डिपॉजिट किया, बैंक की तो बत्ती जल जाएगी। वो बोलेगा जल्दी से इन्वेस्ट, जल्दी से ऐसा आदमी ढूंढो जिसको 1,000 करोड़ का लोन चाहिए ताकि हम इंटरेस्ट खा सकें। ठीक है, तो वो जाएगा फटाक से 1,000 करोड़ जो है, चाहेगा कि मैं 1,000 का 1,000 करोड़ जो है वो लोन पे चढ़ा दूं। बट बीच में आ जाते हैं हमारे आरबीआई साहब। आरबीआई बोलता है देखो ऐसा है, ये मेरा रूल है, आपको सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा। सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा। आप पूछेगा सीआरआर क्या है, तो यानी आप जितना भी टोटल डिपॉजिट ले रहे हो, टोटल डिपॉजिट है, आपको उसका कुछ सम ऑफ अमाउंट सीआरआर के फॉर्म में यानी कैश रिजर्व रेशियो के फॉर्म में रखना पड़ेगा। बाकी पैसे को आप लोन पे चढ़ा सकते हो। बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, थोड़ा समझाइए। बिल्कुल समझाता हूं। कैश डिपॉजिट, जैसे आपने बोला 1,000 रुपए, ठीक है, 1,000 करोड़ मैंने डिपॉजिट किया। आरबीआई ने बोला है कि बेटा ऐसा है, आपको 10% जो है सीआरआर रखना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, अब बैंक, कमर्शियल बैंक आरबीआई की बात को तो मना कर नहीं सकता है, क्योंकि वो तो पापा जी हैं बैंक के। ठीक है, आरबीआई ही तो चला रहा है सारे बैंक को, रेगुलेट कर रहा है, चला नहीं, रेगुलेट कर रहा है। तो अब उन्होंने बोला है तो रखना तो पड़ेगा। अब क्या है, उनको 10,000, 1,000 करोड़ लोन दिया, पैसे डिपॉजिट किया मैंने, तो वो 1,000 का 1,000 नहीं चला सकते, उनको 10% यानी इसका 10%, 100 रुपए रखना पड़ेगा। बाकी 900 को वो लोन पे चढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी 1,000 का 1,000 नहीं चढ़ा सकते हैं, 900 लोन पे चढ़ा सकते हैं। 1,000, 100 रुपए, 100 करोड़ क्यों रखना पड़ा, क्योंकि आरबीआई ने बोला था सीआरआर, यानी इतने पैसे तो आपको कैश के फॉर्म में रखने पड़ेंगे। सीआरआर हमेशा कैश के फॉर्म में होता है। ठीक है, 100 करोड़ आपको कैश के फॉर्म में रखने पड़ेंगे, तो आप 900 करोड़ लोन चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, आरबीआई ऐसा क्यों करता है, उनके पास 1,000 आया, 1,000 चढ़ाने दो ना, उनका पैसा है, आपको क्या जा रहा है। ऐसा नहीं होता है। अगर सोचो आप किसी बैंक में गए हो, बैंक में जा रहे हो पैसे निकालने के लिए, वो बोले सर मैंने आपका पैसा तो लोन पे चढ़ा दिया सर, है नहीं, बाद में ले लेना। आप जाओगे क्या उसके पास, कभी नहीं जाओगे। बोलोगे यार ये तो फ्रॉड बैंक है, जब मुझे जरूरत है तो ये किसी और को पैसे देके बैठा हुआ है। तो इसी के लिए आरबीआई बोलता है कि कैश रिजर्व यानी कि कैश रखना जरूरी है, ताकि कोई भी कभी पैसा मांगने आए तो आप उसको दे सको। अच्छा, अब आपके दिमाग में हो सकता है कहीं ऐसा दूसरा क्वेश्चन भी आ रहा हो धीरे धीरे कि सर लिया तो 1,000, हमने डिपॉजिट तो 1,000 करने गए थे, अब अगले दिन जाके मैं 1,000 मांगूंगा तो वो तो बोलेगा भैया मेरे पास 100 ही है, 900 तो लोन पे चढ़ा दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंगली बैंक में जितने पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं उसका सिर्फ 3 to 4% ही निकालने जाते हैं। ठीक है, हमारे जैसे लोग नहीं होते हैं जो कि आज 100 रुपए डाले तो कल ही के कल 100 रुपए निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ज्यादातर क्या होते हैं, 3 to 4% लोग ही जाते हैं अपने पैसे को निकालने के लिए, बाकी जाते ही नहीं है, वो अकाउंट में ही रहने देते हैं। तो इस 3 to 4% को मेंटेन करने के लिए आरबीआई सीआरआर डिसाइड कर देता है। मैंने थोड़ा सा मैसी कर दिया यहाँ पे, अगर आपको समझना है तो आप समझो, दोबारा वीडियो को देख करके। मैं यहाँ से थोड़ा रब कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे रब क्या करना है, मैं दूसरे पेज पे चलता हूँ। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा क्या है। सिंपल सी चीज है कि आपको
आपको पैसे रखने, आरबीआई ने सीआरआर मेंटेन करने को कहता है, आरबीआई बोलता है सीआरआर मेंटेन करो, तो आपको सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है। कॉमर्शियल बैंक सीआरआर मेंटेन करता है, सीआरआर कैश के फॉर्म में होता है, ठीक है। जितना भी बोला जाएगा, जितना प्रतिशत आरबीआई से बोला जाएगा, उतना प्रतिशत आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आइए इसको और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। आ जाइए, चलिए। जैसे मैंने आपको अभी समझाया था, फिर से वही समझाता हूँ। मान लीजिए 10,000 रुपए हैं आपके पास, ठीक है। 10,000 रुपए मैंने जमा किए बैंक में। आरबीआई ने बोला बेटा ऐसा है, सीआरआर 10% रखो, ठीक है। ये होता है हमारा डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वही होता है ना जो हम डिपॉजिट करते हैं, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। 10% सीआरआर रखा गया है, आरबीआई ने बोला है। अब इसका 10% कितना होता है, 1,000 होता है। इतना तो मैथ्स होगा आपका अच्छा। 10,000 का 10% 1,000 होता है। यानी बैंक कितना कैश, ये जो रखा गया है इसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व। यानी बैंक कितना लोन चढ़ा सकता है, 10,000 मिला था, 1,000 रखना पड़ गया, तो वो कितना चढ़ा सकता है, 9,000 वो लोन के लिए चढ़ा सकता है, ठीक है। अब देखिए इसी से एक फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला को फॉर्मूले की तरह मत समझिएगा, बहुत इजी है। देखिए डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट। अब अगर आपको बोलेगा डिमांड डिपॉजिट निकालो, मान लो बोलेगा आपको ये नहीं पता है, मान लीजिए आपको 10,000 नहीं पता है, ठीक है। आपको पता है डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू 1/CRR इंटू कैश रिजर्व होता है, ठीक है। मुझे डीडी नहीं पता है, ठीक है। 1/CRR इंटू कैश रिजर्व। अब देखिए यहाँ पे डीडी इज इक्वल टू क्या है, अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा ना, वेट, ठीक है, अभी विजिबल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डीडी है, ठीक है। डीडी 1/CRR कितना था, सीआरआर 10% था, 10% इंटू कैश रिजर्व। बैंक में कितना रिजर्व रखा हुआ है, बैंक में कितना रिजर्व रखा हुआ है, कैश रिजर्व 1,000 रखा हुआ है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि एक बात बताओ, हम बैंक में गया, आरबीआई बैंक में गया, वो बोला कि कितना रिजर्व रखे हुए हो। उसने पहले पूछा कि कितना कितना पैसा डिपॉजिट है टोटल, बोला हमें नहीं पता कितना पैसा डिपॉजिट है, हमने जोड़ा नहीं। तो बोलेगा अच्छा एक बात बताओ, कितना कितना कैश रिजर्व रखे हुए हो, तो बोलेगा 1,000 रुपए कैश रिजर्व रखे हुए हो। तो क्या करेगा, कैश रिजर्व अपॉन 1/10 यानी कि जो सीआरआर है वो करेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ या यहाँ लिखता हूँ, आप समझना, ठीक है। इस चीज को यहाँ फॉलो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अब आप करोगे 1/10, 10% अगर सॉल्व होगा तो ऊपर 100 आ जाएगा, इंटू 1,000, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, डीडी इज इक्वल टू 10,000 आ गया। यही था हमारा डिमांड डिपॉजिट। यानी हमने कुछ किया ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं, बस आप समझो चीजों को। हमने क्या बोला, हमने क्या बोला, समझना बस आप चीजों को, बहुत प्यार से समझा रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप। क्या कहा उसने कि डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट सिंपली जितना आपने डिपॉजिट किया है बैंक में, उसी को आपने 10,000 डिपॉजिट किया है, यही होता है डिमांड डिपॉजिट। कैश रिजर्व होता है जितना रिजर्व रखा गया है, जितना सीआरआर बैंक ने बोला था, जितना पैसा आपने रखा है, ठीक है। सीआरआर मतलब होता है जो आरबीआई ने सेट कर रखा है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं आपको डीडी पता है, आपको बोलेगा कैश रिजर्व निकालो, तो आप 10,000 रुपए डीडी डालोगे, यानी बैंक को 10,000 रुपए का डिपॉजिट मिला, 10% सीआरआर है, ठीक है, 10% सीआरआर है। तो कैश रिजर्व कितना होगा, बैंक को कितना पैसा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंक को कितना रखना पड़ेगा, इसको सॉल्व करोगे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर 100 आ जाएगा। अगर यहां से परसेंटेज हटेगा तो ऊपर 100 आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल, नीचे आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा नीचे ऐसे। तो 1,000 रुपए बैंक को रखना पड़ेगा और 9,000 वो लोन के लिए चढ़ा सकता है। सिंपल सी चीज है। जो मैंने आपको ये चीज समझाया ना, अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो समझो सभी चीजें समझ में आई, ये तो बस नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर समझ में आया है अच्छी बात है, नहीं समझ में आया आप दोबारा देखो, ठीक है। कंसेप्चुअल चीजें हैं, मैं कंसेप्ट पे फोकस कर रहा हूं, तो इसी के लिए आप देखो दोबारा, अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, दोबारा देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट मल्टीप्लायर, सीआरआर एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। अब देखो क्या होता है ना, क्रेडिट मल्टीप्लायर, पहले तो समझो क्रेडिट मल्टीप्लायर होता क्या है, ठीक है। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, बिल्कुल बुक को फॉलो कर रहा हूं, ध्यान ध्यान से एक एक चीज। सीआरआर देखिए, सीआरआर इज डिटरमाइंड नॉट बाय द कमर्शियल बैंक। अभी मैंने आपको बताया था सीआरआर कौन करता है, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई करता है। ये चीजें तो मैं आपको बता चुका था, देखो यहाँ लिखा हुआ है बट बाय द आरबीआई।
सीआरआर कौन डिसाइड करता है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया, आरबीआई डिसाइड करता है, कमर्शियल बैंक तो कर ही नहीं सकता है, ठीक है। इसी के लिए सीआरआर का दूसरा नाम एलआरआर भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है, लीगल रिजर्व रेशियो इसका दूसरा नाम है। मैं इसको और भी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक क्या है, सॉरी कमर्शियल बैंक बोल रहा हूं, क्या है ये चीज, ये क्रेडिट मल्टीप्लायर है क्या चीज? आप एक चीज समझो, एक कमर्शियल बैंक एक 10 रुपए से कितना पैसा बना सकता है, कितना गुना बना सकता है। मल्टीप्लायर मतलब क्या होता है, कितना मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी मान लेते हैं 5 मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये 10 रुपए का 50 रुपए बना सकता है, इसी को तो बोलते हैं मल्टीप्लायर, ठीक है। यानी आपके जेब में 10 रुपए हैं, आपके मान लो कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपए हैं, ठीक है, तो वो 100 रुपए से कितना रुपए, 100 रुपए से कितना रुपए बना सकता है, इसी को तो मल्टीप्लायर बोल सकते हैं। आरबीआई जानना चाहता है कि अगर कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपए है तो मैक्सिमम कितना मल्टीप्लाई इसको कर सकता है, यानी कितनी बारी इसका मल्टीप्लाई, अगर वो बोलेगा 10 टाइम मल्टीप्लाई यानी वो 100 रुपए का 1000 रुपए बना सकता है। कैसे बनाएगा नहीं बनाएगा ये अभी हमारा कंसर्न नहीं है, कंसर्न ये है मल्टीप्लायर मतलब होता है कि कितना मल्टीप्लाई हो सकता है उसका पैसा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, वन सीआरआर इज नोन वी कैन फाइंड, एक बारी अगर हमें सीआरआर पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे नहीं है, ये देखिए, हाँ, वी कैन फाइंड आउट क्रेडिट मल्टीप्लायर, अगर हमें सीआरआर पता है तो हम क्रेडिट मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं। और द नंबर ऑफ टाइम्स द कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट पर यूनिट ऑफ देयर कैश रिजर्व विथ द आरबीआई, यानी आपको अगर सीआरआर पता चल गया तो आप क्रेडिट मल्टीप्लायर निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स किया जाएगा कमर्शियल बैंक के द्वारा पैसों को, ठीक है, कितने टाइम्स कर सकता है कमर्शियल बैंक उस पैसे को, ठीक है, कितना गुना कर सकता है। जैसे आप क्या करते हो ना, आप मान लो किस कोई इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसे डालते हो, 100 रुपए डालते हो, 100 रुपए डालते हो, तो आप उससे पूछते हो ना, भैया ये बताओ कि मेच्योरिटी पे कितना मिलेगा, तो बोलेगा ना, मैडम आपने 200 रुपए जमा किया है ना, मैं आपको इंटरेस्ट इंटरेस्ट लगा के दुगुना तिगुना कर दूंगा। या फिर आपने वो देखा होगा फिर हेरा फेरी, राजू भाई का पॉलिसी 21 दिन में डबल, ठीक है, तो क्या हो रहा है, डबल हो रहा था, यानी क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रहा था ना, मल्टीप्लाई, जो पैसा है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी को मल्टीप्लायर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको समझते हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा, राजू भाई फिर हेरा फेरी इतना तो सभी ने देखा होगा। आइए, ठीक है। क्या होता है, k इज इक्वल टू, के मतलब मल्टीप्लायर, k इज इक्वल टू 1 अपॉन सी आर आर, के इज इक्वल टू 1 अपॉन सी आर आर इज कैश रिजर्व रेशियो। देखिए सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी है, बस क्या करना है, आपको निकालना है। देखो अगर मैं बोलता हूं कि सी आर आर 10% है, अगर सी आर आर 10% है तो के इज इक्वल टू 1 अपॉन सी आर आर होता है 10%। आपको पता है जैसे ही यहां से परसेंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 100 अपॉन 10, ये परसेंटेज हटता है तो क्या होता है, ऊपर 100 आ जाता है ना, ये परसेंट हटता है तो ऊपर 100 आ जाता है। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी बैंक 10% सी आर आर पे 10 गुना पैसा बना सकता है, 10 गुना मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है। जैसे मैंने, आप देखो यहाँ पे थोड़ा और समझो इसको, जैसे हमने क्या किया था ना, देखो 10,000 रुपये डाला था, डिपॉजिट किया था 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये डिपॉजिट किया था, अगर 10% सी आर आर है यानी उससे 1 लाख रुपए बनाया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा, मल्टीप्लायर बस राजू भाई की पॉलिसी है, दुगुना पैसा यानी डबल हो जाना। कैसे निकलता है, तो 1 अपॉन सी आर आर से निकलता है, ठीक है, के इज इक्वल टू 1 अपॉन सी आर आर, ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू, के का फॉर्मूला आपसे पूछ लेगा, के इज इक्वल टू, अगर बोलता है कि, अगर आपको बोलता है कि सीआरआर जो बैंक ने डिसाइड किया 20% है, मान लो, ठीक है 20% है, तो क्या कर देंगे 1 अपॉन 20%, अगर ये परसेंट हटेगा तो परसेंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा, इसको काट दो 5, यानी कि 5 गुना हो सकता है पैसा, ठीक है। मैं सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ टिपिकली नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बहुत सिंपल वर्ड में। आइए आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल बैंक, ये आया ना अच्छा टॉपिक, सेंट्रल बैंक। अभी तक भी अच्छा पढ़ा है हमने, क्या क्या पढ़ा है, प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट, फिर प्राइमरी प्लस सेकेंडरी कर लिया, फिर हमने पढ़ा कि सीआरआर क्या होता है, सीआरआर कैसे एप्लीकेबल होता है,
ठीक है। कैश रिजर्व, डिमांड डिपॉजिट, ये सब चीजों को जाना हमने। कैश रिजर्व क्या होता है, आपने जितना पैसा रखा है उसमें से कितना पैसा बैंक अपने पास रखेगा और बाकी लोन पे चला देगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा मल्टीप्लायर, यानी कि मल्टीप्लायर के इज इक्वल टू 1/CRR होता है। अब चलते हैं सेंट्रल बैंक को समझते हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक क्या होता है, ठीक है। सेंट्रल सेंट्रल बैंक क्या होता है, ठीक है। आइए, सेंट्रल बैंक आपको पता है, सेंट्रल बैंक किसको बोलते हैं, सेंट्रल बैंक आरबीआई को बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक किसको बोलते हैं, सेंट्रल बैंक आरबीआई को बोलते हैं, ये बात इतनी क्लियर है। अब रियली सॉरी, एक दो मिनट दीजिएगा मुझे। चलिए, क्या है, सेंट्रल बैंक किसको बोलते हैं, आरबीआई को बोलते हैं। इसके बाद का क्लियर रखिएगा, कोई कई बच्चे ना मुझसे पूछते हैं, सर सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी तो है। अरे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक देश का आरबीआई को कहते हैं, ठीक है। ये दो अलग चीजें हैं, ऐसा मत बोलना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अरे ये तो डिफरेंट बैंक है, आरबीआई नहीं है ये। देखो ऐसा नहीं है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक का नाम है, बट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक पोजीशन है जो कि आरबीआई के पास है, ठीक है। चलिए, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का क्या क्या फंक्शन है इसको समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डेफिनेटली पेपर में क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। आइए, क्या है हमारे पास, सबसे बड़ा फंक्शन है बैंक ऑफ इशूइंग नोट। सेंट्रल बैंक के पास पावर है नोट इशू करने का, इस बात को तो आप ही एग्री करते हो। देश में एक ही ऐसी फॉर्म है जो कि नोट छाप सकती है, वो है सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। सबसे पहला फंक्शन ही है बैंक ऑफ इशूइंग नोट, ठीक है। इसको मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की जरूरत है, पिछले चैप्टर में भी मनी में हमने समझा है। तो क्या है, ये एक ऐसा लीगल टेंडर है जो कि आरबीआई के पास ही है, जो कि सेंट्रल बैंक ही छाप सकता है नोट, कोई और छाप ही नहीं सकता है। अगर छाप रहा है तो इलीगल है, ठीक है। आप बता दो गवर्नमेंट को, पकड़ा जाएगा वो, ठीक है। दूसरा, आगे आते हैं, ठीक है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट, सेकंड पॉइंट, इसको समझेंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनता है, सिर्फ इसी पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। बैंकर टू द गवर्नमेंट, आपको पता है सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट का बैंक है। आप बोलोगे सर ये क्या मतलब होता है, वो तो हमारा था ना, वेलफेयर के लिए वर्क कर रहा था। नहीं, क्या आप सेंट्रल बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हो, नहीं खुलवा सकते हो ना। क्या आप सेंट्रल बैंक में जाके पैसे जमा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्या सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई आपको लोन देता है क्या, नहीं देता है ना। तो फिर आपका कैसे हुआ, वो आपके वेलफेयर के लिए काम तो कर रहा है, लेकिन वो है गवर्नमेंट का बैंक, ठीक है। वो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, गवर्नमेंट को पैसा लोन पे देता है, गवर्नमेंट की बैंकिंग सर्विसेज को देखता है, ठीक है। अब आरबीआई ना तीन तरह से वर्क करता है गवर्नमेंट के लिए, अब समझेंगे कौन कौन सा तीन तरीके हैं, तीन तरीके से वर्क करता है, देखेंगे कौन कौन सा तीन तरीका है, ठीक है। पहला, आरबीआई वर्क करता है एज अ बैंकर की तरह। बैंकर क्या होता है, जो कि आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, आपको लोन देता है, ठीक है। ये दोनों काम करता है, इसी के लिए बैंकर है। पहला तो गवर्नमेंट के लिए क्या है, पहली चीज है ये बैंकर है, ठीक है। पहली चीज है ये गवर्नमेंट का बैंकर है, यानी ये बैंक डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है, लोन भी देता है। दूसरा, ये सरकार के लिए एजेंट का भी काम करता है। आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो सर, जो बोल रहा हूं बताऊंगा, ठीक है। एजेंट के लिए काम करता है, एजेंट के लिए मतलब कैसे काम करता है, आप ध्यान से समझना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बेचना और खरीदना, ये जो होता है ना बेचने खरीदने वाला काम कौन करता है, एजेंट ही तो करता है। आपका प्रॉपर्टी है, आपको सेल करना है, कौन चाहिए आपको, एजेंट चाहिए ना, एजेंट ही आपकी प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करेगा। तो ये आरबीआई जो है गवर्नमेंट के लिए एजेंट का भी काम करता है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये देखिए, सिक्योरिटीज का सेल एंड परचेज करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। काम गवर्नमेंट का है, लेकिन सेल परचेज कौन करता है, आरबीआई करता है। अभी हम जब ओएमओ पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। सरकार की सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, ट्रेजरी बिल हो गया, ये सब चीज सिक्योरिटीज है गवर्नमेंट की। इसको सेल कौन करता है, सरकार सेल करती है, मोदी जी आते हैं सेल करने, नहीं करते हैं। कौन करता है, आरबीआई करता है। तो ये जो सेल परचेज वाला काम है ये कौन करता है, एजेंट करता है, इसी के लिए आरबीआई क्या है, गवर्नमेंट का एजेंट भी है। तीसरा, एडवाइजर, ऑब्वियस सी बात है कि आरबीआई का गवर्नर बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट होता है, ठीक है। इकोनॉमिस्ट होते हैं, उसके जो पैनल्स होते हैं उसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं। तो ये गवर्नमेंट को उसकी पॉलिसी फॉर्म करने में एडवाइस भी करता है। यानी आरबीआई क्या करता है, तीन तरह से वर्क करता है। पहले तो बैंकर की तरफ वर्क करता है आरबीआई, गवर्नमेंट के लिए तीन रोल के लिए वर्क करता है। पहले बैंकर है, यानी उनका डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, उनको लोन देगा। सेकंड क्या करेगा, उनकी सिक्योरिटी को सेल परचेज करता है, इसी के लिए एजेंट है। बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर।
बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था, बैंक ऑफ इशूइंग नोट, दूसरा क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, एजेंट, एडवाइजर एंड बैंकर। ठीक है, आइए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। बैंकर, बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। ठीक है, बैंकर, बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल मतलब समझना, बैंकर का है, बैंकर है, ठीक है, बैंक और सुपरवाइजरी, यानी जो बैंक है हमारे पास, कमर्शियल बैंक है, इसको ये क्या करता है, बैंकिंग सर्विस भी देता है इसके लिए। अच्छा, हमारे लिए नहीं है, लेकिन एसबीआई चाहे तो आरबीआई से लोन ले सकता है। ठीक है, तो ये आरबीआई जो है ये कमर्शियल बैंक के लिए बैंकिंग सर्विसेज देता है, यानी इसके पैसे लोन भी देता है इसको, इसकी डिपॉजिट को एक्सेप्ट भी करता है। तो बैंक का काम करता है, और दूसरा काम क्या करता है, सुपरवाइजर का, यानी ये सारे कमर्शियल बैंक को टाइट करके रखता है। आपको क्या लगता है, अगर बैंक को आरबीआई छोड़ देगा तो वो आपको लूट के चला जाएगा? एसबीआई में आप पैसे डिपॉजिट किए हो, एसबीआई आपको पैसे वापस क्यों कर देता है? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आरबीआई बैठा है ऊपर, आरबीआई उसके ऊपर लगाम लगाएगा, इसी के लिए वो आपके पैसे वापस कर देता है। अगर आरबीआई ऊपर से हट जाए तो एसबीआई तो मुकर जाएगा ना, कि हमने तो आपके पैसे दिया ही नहीं था, क्या सबूत है कि मैंने आपसे पैसे दिए थे? नहीं दे सकते है ना। तो आरबीआई बैठा है, तो सिंपल सी बात है, ये बैंक को सुपरवाइज भी करता है, यानी उनको रेगुलेट भी करता है और बैंकिंग सर्विसेज भी देता है। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बैंक ऑफ इशूइंग नोट है, यानी नोट को इशू करता है। गवर्नमेंट के लिए एजेंट, एडवाइजर और बैंकर का काम करता है। बैंकों के लिए बैंक और सुपरवाइजर का काम करता है। बहुत ईजी है, अगर आपको टिपिकल लग रहा है ना, आप एक एक पॉइंट जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ ना, लिखते जाओ, आपको देखना सभी चीजें याद हो जाएंगी। यही अच्छी बात है, आपको सभी चीजें याद हो जाएंगी। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, बहुत अच्छी बात है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट मतलब क्या होता है, आपको पता होगा ना। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, आप मान को आपको पैसे की जरूरत है, ठीक है, आपने अपने दोस्त से मांगा, नहीं दिया, आपने किसी अपने खास पर्सन से मांगा, उसने भी नहीं दिया आपको पैसे। आपको पता है ना कि दुनिया में चाहे कोई आपको पैसे दे ना दे, आपको हेल्प करे ना करे, आपकी फैमिली आपको जरूर हेल्प करेगी, यानी वो आपकी आखिरी उम्मीद है, उसी को बोलते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, मतलब क्या है, जब आपको पूरी दुनिया से आप पैसे लेने से फेल हो जाओगे, when the commercial bank fail to get the financial accommodation from anywhere, जब कमर्शियल बैंक को कहीं से पैसे नहीं मिलते हैं, तो आरबीआई उसका आखिरी उम्मीद बनता है, यानी आरबीआई उसको पैसा देगा ही देगा। ठीक है, आरबीआई उसको पैसा देगा ही देगा। ठीक है, आरबीआई उसका लास्ट रिजॉर्ट है, यानी आखिरी उम्मीद कह सकते हैं। ठीक है, when commercial bank fail to get money from anywhere around the world, then the RBI become the lender of last resort, यानी आखिरी उम्मीद बनेगा, आरबीआई उसको पैसे देगा ही देगा अगर जरूरत है तो। ठीक है, अब आते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स, देखा होगा आपने, ऐसे लिखा होता है फॉरेक्स। ठीक है, फॉरेक्स क्या होता है, कंट्री में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास ही पावर है कि वो फॉरेन करेंसी को रख सकता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कैसी बात करते हो, हमारे पास फॉरेन करेंसी होता है, हम तो लोकल बैंक के पास जाते हैं, एसबीआई के पास जाते हैं, पीएनबी के पास जाते हैं, एक्सिस बैंक के पास जाते हैं। हाँ, आप जाते हो, अच्छी बात है, बट वो सारा पैसा कलेक्ट करके आरबीआई के पास जाता है। ठीक है, आप उनको डॉलर दोगे, आप अगर आपके पास डॉलर है तो आप ऐसा नहीं कि आरबीआई के पास जाओगे, आप अपने एसबीआई के पास ही जाओगे, या फिर जो भी लोकल बैंक है उसके पास जाओगे। वो आपको डॉलर के बदले में पैसे पेमेंट कर तो देगा, या फिर आपके बाहर कंट्री से डॉलर में पेमेंट आ रहा है तो आपको कैश में मिल तो जाएगा, लेकिन वो डॉलर जाएगा कहाँ, वो आरबीआई रख लेगा और आपको बदले में करेंसी दे देगा, इंडियन करेंसी। तो ये होता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स यानी कि फॉरेन करेंसी सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही रख सकता है हमारी कंट्री में। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, अगला आते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ओहो, मुझे लगता है ये कंसेप्ट ना बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं है, और बहुत सारे, मतलब ऐसा बोलते हुए सही तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे टीचर्स को भी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है। देखो, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मुझे लगता है सभी को सभी चीजें आती हैं। ठीक है, मेरे ऊपर चढ़ मत जाना कि अरे सर कैसे बोल रहे हो, ऐसे कैसे नहीं आता है, आता होगा आपको। मैं कुछ टीचर्स से मिला हूं जिनको मैंने पढ़ाते हुए देखा है, उनको नहीं आता है बेसिकली, इसी के लिए मैं समझाना चाहता हूँ क्लियरिंग हाउस फंक्शन होता क्या है। ठीक है, ऑल दो मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ, अगर आपको मन है ना तो वीडियो पॉज करो और इसको पढ़ के देखो। मैं इतना गारंटी देता हूँ, आपको पढ़ने के बाद कुछ नहीं समझ में आएगा, बोले हम बोल रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा, आप पढ़ के देख लो, कंफ्यूज और हो जाओगे। चलो अब मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे पेज ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, होता क्या है ना, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, मान लीजिए, ठीक है, सिर्फ सोचिएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका एसबीआई बैंक है। ठीक है,
आपका एसबीआई बैंक है, मेरा जो है पीएनबी बैंक है। ठीक है। अब आप मुझे ना, मैंने आपसे पैसे मांगा कि यार आप ना मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो क्या उधार, मैं आपको 1 महीने बाद लौटा दूंगा। तो आपने बोला ठीक है ले लो, बट मैं कैश नहीं दे पाऊंगा, एक काम करो चेक ले लो मुझसे। ठीक है। आपने बोला ठीक है 1,000 रुपये चेक ले लो मेरे से, 1,000 की जरूरत थी। अब आपने जब चेक दिया था तो आपके चेक पे क्या लिखा हुआ था? आपके चेक पे तो एसबीआई लिखा हुआ था ना। आपके चेक पे तो एसबीआई लिखा हुआ था ना। तो मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ इसको। ठीक है। आपके चेक पे क्या लिखा हुआ था? आपके चेक पे आपने मुझे 1,000 रुपये दिया और आपके चेक पे क्या लिखा हुआ था? एसबीआई। ठीक है। मैंने आपसे चेक लिया, लेकिन मैं एसबीआई में नहीं डालूंगा ना, मेरा अकाउंट तो कहाँ है? ये मी हूँ। ठीक है। ये आप हो। ठीक है। आप हो। ठीक है। अब मैंने ये 1,000 रुपये लिया और मैं तो जाऊंगा पीएनबी के पास ना, मैं पीएनबी में आपका चेक डालूंगा और बोलूंगा भैया मेरे को पैसे दे दो 1,000 रुपये निकाल के। ठीक है। ये एक केस है। दूसरा केस ऐसा हो सकता है ना कि मान लेते हैं एक और पर्सन ले लेते हैं। ठीक है। चाहे इसी को चाहे दो ही रह लेते हैं। अब आपने मान लो ये केस था वन। ठीक है। ये दूसरा केस लेते हैं जिसके अंदर आप आए मेरे पास, बोले कि सर मुझे पैसे की जरूरत है, 500 रुपये दे दो मुझे। मैंने बोला ले लो। मैंने अपना चेकबुक उठाया पीएनबी का और आपको चेक काट के दे दिया। आप चले गए एसबीआई के पास, आपने बोला ये लो एसबीआई मेरे पास पीएनबी का चेक है, इसको ना विड्रॉ करना है मुझे, पीएनबी का चेक है। ठीक है। और यहाँ पे एसबीआई का चेक आ गया था। ठीक है। अब आप देखो हो क्या रहा है ना, अब आप ध्यान से समझो हो क्या रहा है ना। एसबीआई का चेक पीएनबी के पास आ गया है, पीएनबी का चेक एसबीआई के पास आ गया है। ठीक है। मैं इसको क्लीन करता हूं, आप समझ गए होगे तो। अब देखो क्या हो रहा है ना, किसने किससे पैसे लिए ये हटाओ। आपने ये देखा कि एसबीआई के पास पीएनबी का चेक है और पीएनबी के पास एसबीआई का चेक है। अब एसबीआई के पास पीएनबी का चेक होना, पीएनबी के पास एसबीआई का चेक होना, इसका मतलब क्या होता है? क्या पीएनबी एसबीआई के अकाउंट से पैसे निकाल लेगा? नहीं भैया, आप बिना एसबीआई के परमिशन के आप पैसे नहीं निकाल सकते हो ना। तो क्या होगा? आपको क्या लगता है कि लास्ट में पीएनबी से एक बंदा यहां से निकलता होगा, वो जाता होगा एसबीआई के पास, वो बोलता होगा भैया आपका ना 10,000 का 1,000 का चेक पड़ा हुआ है मेरे पास, आप इस आदमी के अकाउंट से 1,000 रुपये निकाल के मुझे दे दो। क्या ऐसा बोलता होगा क्या? नहीं। अगर ऐसा करेगा कि एक एक पर्सन जाके हर एक बैंक में, तो भैया आपके पास मान लेते हैं 20 बैंक है, वैसे 20 ज्यादा, 20 बैंक है। हर पर्सन दिन भर में करोड़ों चेक आते हैं हर बैंक से, तो एक बैंक वाला हर बैंक में जा जाके चेक क्लियर करवाएगा तो चेक तो क्लियर ही नहीं होगा ना। ठीक है। समझ रहे हो बात क्या है? मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं आपको, एक बारी और समझो, मुझे ऐसा लगता है कि आप समझे नहीं होगे। एक बारी और समझो चीजों को, बहुत अच्छे से समझो क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अगर आ गया ना एक्सप्लेन करने के लिए, वैसे तो कम चांस है क्योंकि टिपिकल कंसेप्ट है तो दिया नहीं जाता है, लेकिन अगर आ गया ना तो आप बिल्कुल हिला देना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को लिख के आना बिल्कुल गजब तरीके से। मान लेते हैं एक था पीएनबी, एक था एसबीआई। ठीक है। एक मान लेते हैं, कौन सा ले लें? मान लेते हैं एक्सिस बैंक ले लेते हैं। ठीक है। अब क्या है ना, मैं पीएनबी वाला यानी कि मैं, ये मी, ये यू, जितने भी मेल लड़के हैं, ठीक है, जितने भी फीमेल लड़कियां देख रही हैं वो एक्सिस बैंक की। ठीक है। चलो। अब क्या है, मैंने एसबीआई आपसे पैसा लिया और अपने यहाँ में डाल लिया, यानी एसबीआई का चेक आ गया यहाँ पे। ठीक है। आपने, अब लड़की आई मेरे से, मेरे को बोली सर पैसे चाहिए, इन्होंने मेरे से पैसे ले गई। अब इन्होंने मेरे से पैसे लिया तो मैं तो पीएनबी का ही चेक काट के दूंगा ना, मेरा एक्सिस में थोड़ा अकाउंट है, मेरा तो पीएनबी में है। ठीक है। तो मैंने इनको पीएनबी का दे दिया, तो अब यहाँ पे पीएनबी का पैसा आ गया। ठीक है। अब आप आए, आप वापस से आए लड़कियों के पास कि सुनो पैसे दे दो मुझे थोड़े से। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको पैसे दिया तो ये तो आपको क्या देंगी? एक्सिस का चेक देंगी। आप देख रहे हो एक दूसरे बैंक का एक दूसरे के पास चेक चला गया है। तो अब ये तो, या तो ये हो सकता है कि शाम में एक पर्सन निकले और जाके सबको बोले भैया आपका चेक है इतने पैसे दे दो, आपका चेक है इतने पैसे दे दो, आपका चेक है इतने पैसे दो। बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि करोड़ों चेक होते हैं और दिन भर में दुनिया में मतलब लाखों में ब्रांचेस हैं। ठीक है। लाखों में ब्रांचेस हैं तो इतना पॉसिबल तो है नहीं। ठीक है। तो क्या होता है ना, अब इसके ऊपर आ जाते हैं हमारे आरबीआई भाई साहब। आरबीआई क्या करते हैं, यहां पे आ जाते हैं आरबीआई। आरबीआई यहाँ पे क्लियरिंग हाउस फंक्शन का काम करता है। यानी क्या काम करता है? आरबीआई बोलता है कि एक काम करो, तुम्हारे पास एक्सिस का चेक है ना, तुम्हारे पास पीएनबी का चेक है ना, तुम्हारे पास एसबीआई का चेक है ना, तुम एक दूसरे के पास जाओ मत। ठीक है। तुम एक दूसरे के पास जाओ मत। तुम क्या करो, चेक को वेरीफाई करो, चेक को वेरीफाई करो या फिर चेक को ना अपलोड कर दो वेबसाइट, यानी उनका ना अपना वो होता है,
पोर्टल होता है जहां पर उनको अपलोड करना होता है, बोलता है चेक को स्कैन करो अपलोड कर दो। ठीक है, जैसे ही ये अपलोड होगा एसबीआई वाला उस साइट पे जाएगा, अप्रूव कर देगा कि हाँ ये चेक सही है। ठीक है, कोई किसी के पास नहीं गया, पीएनबी ने अपलोड किया, एसबीआई ने अप्रूव कर दिया। अब आरबीआई के पास एसबीआई का भी खाता है, आरबीआई के पास पीएनबी का भी अकाउंट है, एसबीआई पीएनबी का भी अकाउंट है और एक्सिस का भी अकाउंट है, सभी का अकाउंट होता है। आरबीआई के पास सभी बैंक का अकाउंट होता है। वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा अच्छा एसबीआई से पैसे निकाल के इसमें डालने हैं, तो वो क्या करेगा, एसबीआई के अकाउंट से पैसे निकालेगा पीएनबी में डाल देगा। चेक अप्रूव हो गया, वो इससे पैसे निकालेगा इसमें डाल देगा, उससे पैसे निकालेगा इसमें डाल देगा, किसी को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, वो क्या करेगा, एसबीआई से पैसे निकालेगा पीएनबी में डाल देगा, पीएनबी एक्सिस से निकालेगा एसबीआई में डाल देगा, और किसी को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई भी बैंक किसी के पास नहीं गया। इसी को बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। यानी क्या कर रहा है, आरबीआई आपका काम आसान कर दे रहा है, क्लियरिंग करने का काम कर रहा है, चेक को क्लियर करने का काम कर रहा है। वरना आप सोचो ना, आप 1 घंटे में चेक कैसे क्लियर हो जाता है। आप जैसे ही चेक देते हो, आप पीएनबी का चेक देके गया हो एसबीआई में, एसबीआई क्या करेगा, तुरंत ही चेक को स्कैन करेगा अपलोड करेगा, पीएनबी वाला अप्रूव कर देगा बैकएंड से। ठीक है, आरबीआई क्या करेगा, पीएनबी के अकाउंट में जितने पैसे थे उसमें से 1000 रुपए निकालेगा एसबीआई में डाल देगा, हो गया क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा टाइम नहीं स्पेयर करते हैं इसके पीछे। आइए, क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल इसी पे तो पूरा कहानी है। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल पे ही तो पूरी कहानी है। ठीक है, क्या है क्रेडिट कंट्रोल, यानी आरबीआई, आरबीआई जो है कंट्री में कितना पैसा इन्फ्यूज करना है, कितना पैसा डिफ्यूज करना है, यानी कितने पैसे डालने हैं कितने पैसे निकालने हैं, पैसे में कंट्री में पैसे का बैलेंस बना के रखना काम किसका है, आरबीआई का है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा हो ऐसा कैसे करता है, कभी भी आरबीआई पैसे डाल देता है, आप सोचोगे आपके जेब में पैसे नहीं, आरबीआई ने डाले हैं। ठीक है, आरबीआई इकोनॉमी में पैसे डालता भी है और जब मन करता है उसका पैसा निकाल भी लेता है। बोलोगे सर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखता कि आरबीआई पैसे निकाल रहा है, मेरे जेब में 100 रुपए थे वो हैं अभी भी, किसी ने नहीं निकाला है। अरे ऐसे नहीं होता है, आरबीआई क्या करता है, टोटल मनी सप्लाई जो होती है, चेन होती है, उसमें से पैसे निकालता भी है कंट्री में से और डालता भी है, जिस हिसाब से उसको रिक्वायरमेंट होता है। यानी वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है, देश में कितने पैसे घूम रहे हैं इस बात को कंट्रोल आरबीआई करता है, कि कितने पैसे घूमने चाहिए और कितने पैसे घूम रहे हैं इकोनॉमी में। अगर उसको लगता है कि ज्यादा पैसे घूम रहे हैं, लोगों के पास ज्यादा पैसे हो गए, तो पैसे निकाल भी लेता है। कैसे निकालता है ये बात को समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, आरबीआई अपने टूल्स को निकल लगाता है और देश से पैसा निकाल भी लेता है कंट्री से, और जब उसको जरूरत लगता है तो वापस उसमें पैसे डाल भी देता है। कितना इंटरेस्टिंग है ना, इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप चीजों को ना सिर्फ समझने की कोशिश करोगे। अगर आप ये सोचोगे अरे ये तो टफ है टफ है टफ है, तो कभी समझ नहीं आए। बहुत लॉजिकल चीजें हैं और ये सब आपको रियल लाइफ में दिखेगा। ठीक है, तो आप सोचो आरबीआई क्या करता है, यहाँ पे अपने अपना टूल्स लाता है, अपने औजार लाता है, इकोनॉमी को खोलता है, उसमें पैसे डाल भी देता है, जब मन करता है निकाल भी लेता है। कैसे करता है, तो टूल्स यूज करता है, क्या टूल्स हैं इसको भी पढ़ेंगे। चलिए, हमने फंक्शंस ऑफ आरबीआई पढ़ लिया, क्या क्या था हमारे पास, ध्यान से। पहले हमने क्या पढ़ा था, बैंक ऑफ इशूइंग नोट, फिर बैंकर टू द गवर्नमेंट, एजेंट, एडवाइजर और बैंकर, 3 तरह से काम करता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, बैंकर, बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। फिर हमने क्या पढ़ा, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। फिर हमने क्या पढ़ा, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा था क्या, क्या था, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, आपको आसानी से सभी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था, क्या था हमारे पास, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। देन उसके बाद हमारे पास था क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट और क्रेडिट कंट्रोल सिमिलर चीजें। 7 पॉइंट था, होपफुली आपको सातों के सातों समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो बस वीडियो को पॉज कीजिए और सातों पॉइंट को लिख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में फर्क। ठीक है, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में फर्क। ठीक है, ये अब देखिए, इसको क्या है ना, आपको आप देखोगे इतना बड़ा नहीं, इतना नहीं लिखना है आपने। ठीक है, आप चीजों को समराइज करोगे और चीजों को इजी वे में लिखोगे। ठीक है, कैसे कर सकते हो आप, देखो, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक क्या है, एक एपेक्स बैंक है, यानी बड़ा बैंक है। बैंक, द बैंक ऑफ ऑल द बैंक्स ऑफ द कंट्री, बैंकों का बैंक है ये। एक होता है बैंक जहां हम पैसे डालते और निकालते हैं, उनका भी बैंक है ये। जहां पे एसबीआई एसबीआई पीएनबी ये सब अपना पैसा डालते हैं निकालते हैं, तो वो आरबीआई है, बैंकर ऑफ बैंक। ठीक है, जबकि कमर्शियल बैंक क्या है, सिर्फ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है जनरल पब्लिक से। अच्छा, आरबीआई जो है, एक और पॉइंट बन सकता है, आरबीआई जनरल पीपल से डील नहीं करता है, जबकि कमर्शियल बैंक जनरल पीपल से डील करता है। ठीक है, पॉइंट्स बनाना है आपको शॉर्ट शॉर्ट। पहला, सेंट्रल बैंक इज अपेक्स बैंक और बैंकर ऑफ ऑल द बैंक, एक पॉइंट बन गया। दूसरी तरफ आते हैं,
कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पीपल, या फिर सिर्फ इतना ही लिखो आप, कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, सेकंड पॉइंट बना सकते हैं हम, सेंट्रल बैंक एक्स डू नॉट डील विद द जनरल पीपल, इट डील विद द बैंक और गवर्नमेंट ओनली। ये सिर्फ और बैंक और गवर्नमेंट से ही डील करता है, जनरल पीपल से तो करता ही नहीं है सेंट्रल बैंक, जबकि कमर्शियल बैंक डील विद द जनरल पीपल। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बन सकता है आपके पास, सेंट्रल बैंक, देखो मैं पॉइंट इजी इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको याद हो जाए, अभी अभी याद हो जाएंगे, आपको नहीं याद हो रहा है लिखते जाओ, एक बार ही पढ़ना आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेंट्रल बैंक हैज अ पावर टू इशू नोट, कमर्शियल बैंक के पास पावर नहीं है इशू नोट करने का। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल बैंक जो है फॉरेक्स रिजर्व रख सकता है, जबकि ये नहीं रख सकता है। सेंट्रल बैंक इज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जबकि कमर्शियल बैंक इज नॉट द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को सेंट्रल बैंक रख सकता है, कमर्शियल बैंक नहीं रख सकता है। चौथा पॉइंट बन गया हमारे पास। ठीक है, बन गया। चलिए पांचवा पॉइंट, 5 पॉइंट हमें बनाना है, 5 पॉइंट। आरबीआई जो है यानी कि सेंट्रल बैंक जो है ये किसके लिए काम करता है, ये वेलफेयर के लिए काम करता है। ठीक है, आरबीआई वर्क फॉर वेलफेयर, जबकि जबकि कमर्शियल बैंक वर्क फॉर प्रॉफिट मोटिव। कमर्शियल बैंक जो है प्रॉफिट के लिए काम करता है, आरबीआई वेलफेयर के लिए। बन गया 5 पॉइंट, इजी था, बिल्कुल इजी इजी पॉइंट बनाने हैं आपको। 5 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है, 4 से 5 मार्क्स में एनफ है आपके लिए। ठीक है, बाकी आप रीड करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ आपके पास है, नहीं है तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, क्या दिक्कत है। ठीक है, आइए आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, पांचों पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार फिर से बता देता हूं। बैंक ऑफ, पहला है सेंट्रल बैंक, मींस बैंक ऑफ द बैंकर ऑफ द बैंक। ये क्या है, कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। दूसरा आता है हमारे पास, सेंट्रल बैंक जो है वो जनरल पीपल से डील नहीं करता है, कमर्शियल बैंक जनरल पीपल से डील करता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारे पास, क्या था हमारे पास, थर्ड पॉइंट क्या था, ओके, जो भी था ऊपर नीचे थोड़ा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेंट्रल बैंक कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रखता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रखता है, जबकि जबकि कमर्शियल बैंक फॉरेन एक्सचेंज नहीं रख सकता है। उसका चौथा पॉइंट आता है, सेंट्रल बैंक के पास पावर होता है नोट इशू करने का, कमर्शियल बैंक के पास पावर नहीं होता है नोट इशू करने का। मेरे पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि मैं इतना सोच के नहीं आता हूँ, इंस्टेंट में पढ़ाता हूँ, ऐसा कुछ याद करके नहीं बैठा हुआ हूँ मैं। ठीक है, तो इसी के लिए इंस्टेंट बनाता हूँ, इसी के लिए पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएंगे, इसके लिए माफ कीजिएगा। आप बस चीजों को समझो। ठीक है, होंगी चीजें सेम, बस ऊपर नीचे हो सकती हैं। ठीक है, और पांचवा पॉइंट क्या था, आरबीआई वेलफेयर के लिए काम करता है, कमर्शियल बैंक प्रॉफिट के लिए काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, अब आप सोचो। ठीक है, अब आप सोचो, ये था हमारा कंट्री इंडिया, इसके अंदर आरबीआई आखिर पैसे डालता कैसे है और निकालता कैसे है, कैसे करता है ये, तो इस बात को समझेंगे कैसे करता है ये। ठीक है, इसके लिए आरबीआई टूल्स का इस्तेमाल करता है, टूल्स का इस्तेमाल करता है, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करता है। अब ये कौन से टूल्स हैं, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, ये दो तरह के टूल्स का इस्तेमाल करता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव आपको समझ में आ रहा हो, क्वांटिटी से बात की जा रही है, और क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी से बात की जा रही है। ठीक है, क्वालिटी से बात की जा रही है, क्वांटिटी और क्वालिटी। आइए समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, चलिए समझे। आइए पहले समझते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को, यानी क्या ऐसा टूल है आरबीआई के पास, क्या ऐसा टूल है आरबीआई के पास, कैसा टूल्स है जिससे कि वो पैसे डाल भी रहा है और निकाल भी रहा है। बहुत जरूरी है इसको समझना। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में जाके समझेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, आरबीआई के पास ना कुछ टूल्स हैं। पहला टूल है बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट। दूसरा टूल है, मैं टूल को समझाऊंगा अभी, डोंट वरी, कैसे पैसे निकलता है। दूसरा टूल है ओएमओ, मैंने ऊपर बोला था आपको समझाऊंगा। ठीक है, ओएमओ है। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा टूल क्या है, रेपो रेट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। फिर आ जाता है हमारे पास सीआरआर, क्या आ गया, सीआरआर। फिर आ जाता है हमारे पास एसएलआर। ठीक है, अब ना इसको समझते हैं डिटेल में। ठीक है, आइए, मैंने आपको सिर्फ बता दिया क्या क्या टूल है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव में क्या क्या टूल आएंगे। ठीक है, क्वांटिटेटिव में टूल आएंगे, बैंक रेट आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ओएमओ आएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। देन आपके पास आएगा रेपो रेट,
देन आएगा रिवर्स रेपो रेट, अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा, रिवर्स रेपो रेट। फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास CRR, देन SLR। क्वांटिटेटिव में ये 6 टूल हैं आपके पास, ठीक है। आरबीआई इन 6 टूल का इस्तेमाल करता है, 6 टूल्स का इस्तेमाल करता है, और देश में पैसे डाल भी देता है, निकाल भी लेता है, हमें पता भी नहीं चलता। आइए समझते हैं कैसे करता है ऐसे। बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट, बैंक रेट को समझिएगा ध्यान से ना, बहुत बहुत माइनर माइनर सी चीजें हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से बस पूरा फोकस लगा दीजिए। आप लास्ट मिनटर हो, अच्छी बात है, आप लास्ट मिनट में पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं है, सभी चीजें माफ हो जाएंगी, बस अभी फोकस करना है, ठीक है। अभी आप फोकस कीजिए, चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए क्या होता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट द रेट एट विच, या पहले मैं आपको ना एक काम करता हूँ, शीट में समझा देता हूँ। चलो आज यहाँ पे मैं आपको पहले ना शीट में समझा देता हूँ सभी चीजें, फिर उसके बाद चलेंगे वहां पे, ठीक है। फिर समझना, ठीक है। क्या था हमारे पास? सबसे पहला था बैंक रेट। देखिए पहला आता है बैंक रेट। बैंक रेट में क्या होता है? द रेट एट विच आरबीआई, द रेट एट विच आरबीआई लेंड मनी टू द कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। The rate at which the percentage or the rate at which RBI lend money to the commercial bank for for long time, ठीक है। फॉर लॉन्ग टाइम। अच्छा मैं इसको फॉर लॉन्ग टाइम क्यों बोल रहा हूं, इसको मैं अभी नहीं, थोड़ा आगे चलते हैं फिर समझाता हूं, ठीक है। द रेट एट विच आरबीआई lend money to the commercial bank, the rate at which RBI lend money to the commercial bank is known as bank rate, ठीक है। The rate at which RBI lend money to the commercial bank is bank rate, good। चलो इतनी बात तो समझ में आई, ठीक है। अब इससे बोलेंगे पैसे कैसे कंट्रोल होते हैं, ठीक है। अब आप सोचो कि बैंक रेट मान लेते हैं, मैं यहां पे समझाता हूं, 5% है, ठीक है। तो 5% है, कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं? अब क्या है, आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है, मना तो कर नहीं सकता है। अगर आरबीआई के पास कॉमर्शियल बैंक आया और बोला कि भैया मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, पैसे चाहिए, ठीक है, और पैसे चाहिए 500 करोड़ चाहिए, ठीक है, तो आरबीआई को देना पड़ेगा। वो कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा? 5% चार्ज करेगा, ठीक है। इसका 5% इंटरेस्ट, कॉमर्शियल बैंक बोलेगा कोई बात नहीं मैं 5% दे दूंगा, मुझे पैसे दो। अब देखो अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देगा तो क्या होगा, कंट्री में पैसे जाएंगे। ये 500 करोड़ लेके करेगा क्या कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक क्या करेगा 500 करोड़ लेके? वो सीधे सीधे क्या करेगा, लोन पे चढ़ा देगा, वो आपको मेरे को लोन में दे देगा 500 करोड़। यानी इकोनॉमी में पैसे आ गए, इकोनॉमी में पैसे आ गए, ठीक है। अब आरबीआई मना तो कर नहीं सकता है। अब आरबीआई ने क्या किया, अगर बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा, अगर ये 5 से 10% कर देगा, ठीक है, 5 से 10% कर देगा, तो अब ध्यान से समझिए क्या होगा। इस बारी फिर से आया कमर्शियल बैंक, बोला आरबीआई मुझे ना पैसे चाहिए। कितना चाहिए आरबीआई ने पूछा, बोला 500 करोड़ चाहिए। आरबीआई को बोला यार मुझे ना इकोनॉमी में पैसे डालने नहीं, ठीक है। वो सोचा मन में, आरबीआई ने सोचा पैसे डालेंगे, उसने बोला कि एक काम करो, पैसे तो मैं दे ही दूंगा क्योंकि मैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट हूं, पैसे तो मैं दे दूंगा ही, लेकिन इस बार ना मैं 10% इंटरेस्ट रेट से दूंगा। तो कमर्शियल बैंक डर गया, बोला अरे अगर आप मुझसे 10% पे दोगे तो मैं आगे कितने परसेंट पे दूंगा जो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा? बोलेगा मैं बेवकूफ हूं क्या, मुझे नहीं चाहिए पैसे फिर। आगे बोला ठीक है, मैंने मना नहीं किया आपको, आपको पैसे चाहिए आप लो ना, आप लो ना पैसे, लेकिन 10% ब्याज भरो। कमर्शियल बैंक डर गया, बोला नहीं नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए 500 रुपए, 500 करोड़। तो क्या हुआ, इकोनॉमी में पैसे नहीं गए ना, नहीं गया ना, ठीक है। क्या हुआ, पैसा इन्फ्यूज कर सकता था। अब अगर इकोनॉमी में पैसा इन्फ्यूज करना पड़ेगा तो वो बोलेगा एक काम करो कमर्शियल बैंक, मैंने ना अपना रेट फिर से गिरा दिया है, मैंने 5% कर दिया है, तो वो वापस आएगा 500 करोड़ लेके जाएगा। तो इकोनॉमी में पैसे आ गए। आप देख रहे हो कैसे इकोनॉमी में पैसे जा रहे हैं आ रहे हैं। यानी अगर बैंक रेट इंक्रीज होगा, बैंक रेट इंक्रीज होगा तो इकोनॉमी में पैसा जो है ज्यादा इन्फ्यूज होगा। यानी एक बैंक रेट अगर इंक्रीज होगा तो इकोनॉमी में पैसा कम इन्फ्यूज होगा। यानी 5% था, अगर ये 10% हो जाएगा तो इकोनॉमी में पैसा कम इन्फ्यूज होगा, कम जाएगा पैसा। अगर बैंक रेट कम हो जाएगा, यानी 10 था 5 हो जाएगा, तो पैसे ज्यादा इन्फ्यूज होंगे, यानी नेगेटिव रिलेशन आपको दिख रहा है। बैंक रेट कम, आपसे वन मार्क्स से पूछ सकता है, अगर बैंक रेट कम किया जाता है तो इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट आएगा? फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाएगा,
बैंक रेट कम किया गया है तो फ्लो फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, अगर बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया गया है तो फ्लो ऑफ मनी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, कंसेप्चुअल चीजें हैं, ठीक है, आप और समझो, धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। सेकंड नंबर आ जाते हैं। बैंक रेट के बाद हमने करा था ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है समझिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसे मैंने बोला था आरबीआई एजेंट का काम करता है। अब क्या है ना, आरबीआई देख रहा है इकोनॉमी में बहुत पैसा हो गया, लोगों के पास बहुत पैसा है, लोग के पास ज्यादा पैसा होगा तो क्या होगा, लोग फालतू में चीजों को महंगा कर देंगे, ठीक है, चीजों को महंगा कर देंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है, महंगाई आ जाएगा। अब देखिए आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आप ज्यादा चीजों की डिमांड करोगे, ज्यादा डिमांड होगा तो क्या होगा, चीजें तो कम ही है ना, डिमांड ज्यादा होगा तो चीजें की प्राइस बढ़ेगा। जैसे आज अगर सभी इंडियन आईफोन डिमांड करने लगेंगे, ठीक है, सभी इंडियन आईफोन डिमांड करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, सबको मिल सकता है क्या आईफोन? नहीं मिल सकता है, ठीक है, तो क्या करेगा आईफोन का, क्या करेगा वो रेट बढ़ा देगा, यही तो होता है। तो इकोनॉमी में आरबीआई ने देखा कि बहुत पैसा है लोगों के पास, चलो उनसे पैसे बटोरा जाए, ठीक है, बहुत पैसा है। तो आरबीआई ने क्या किया, ओएमओ खोला, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये मत समझिएगा कि ये सब्जी का ठेला है जो खोल लिया आरबीआई ने, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। ओपन मार्केट ऑपरेशन खोला जाता है जिसके अंदर आपके बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे एक मिनट दीजिएगा, ठीक है, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं। अब करते क्या है, यहाँ पे आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, यानी सिक्योरिटीज हमने बात किया था, सिक्योरिटीज को सेल करता है, एज अ एजेंट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल करता है। अब बोलोगे सर इससे क्या हो रहा है, तो आप देखो ना, आपको उसने सिक्योरिटी दिया, आपने उससे सिक्योरिटी परचेज किया, उसने बोला अच्छा सिक्योरिटी खरीद लो, मैं ना आपको 10% से इंटरेस्ट रेट दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। आरबीआई को इंटरेस्ट देने या लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसको 10% से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो बोलेगा सिक्योरिटी खरीद लो। अब जैसे ही आपने सिक्योरिटी को खरीदा, आपका पैसा किसके पास चला गया, आपका पैसा आरबीआई के पास चला गया, जो आप एक्सेस खर्चा कर रहे थे वो तो चला गया ना, चला गया ना। अब ठीक है, यानी आप जो भी एक्सेस खर्चा कर रहे थे वो आरबीआई ने आपको लालच दिया कि मेरी सिक्योरिटी खरीदो, मैं 10% दूंगा। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी लोग बहुत खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, क्योंकि सिक्योर है, गवर्नमेंट थोड़ा भाग जाएगी। आप सोचो कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जहां आपको रिटर्न मिलना ही मिलना है, तो लोग तो खरीदेंगे खरीदेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूं, ठीक है, चलिए, क्या है, आरबीआई जो है यहाँ पे देखिएगा क्या है, आरबीआई ने क्या किया, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटी को सेल किया, ठीक है, सेल किया, सेल करने से क्या हो जाएगा, पैसे इकोनॉमी से निकल जाएंगे, सिक्योरिटी आपके पास जाएगा लेकिन पैसा आरबीआई के पास जाएगा, ठीक है, तो पैसे क्या हो जा रहे हैं, इन डिफ्यूज हो जा रहे हैं, इसमें से इकोनॉमी से निकल जा रहे हैं। लेकिन अगर आरबीआई इकोनॉमी, अब देखा आरबीआई ने देखा कि यार इकोनॉमी में पैसे कमी हो गए हैं, ठीक है, डिफ्लेशन आ गया है, ठीक है, डिफ्लेशन आ गया है, तो आरबीआई क्या करेगा अगेन, आरबीआई बोलेगा अच्छा जितने भी सिक्योरिटी थे ना आके वापस ले लो मेरे से। तो लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी लेने आएंगे, सिक्योरिटी लेने आएंगे, ठीक है, सिक्योरिटी लेने आएंगे, बट आरबीआई उनको बदले में पैसे दे देगा। अब लोगों के पास पैसा आ गया है, वापस पैसा डिफ्यूज हो गया, यानी डिफ्लेशन कंट्रोल हो गया। अगर मंदी था, लोगों के पास पैसा नहीं था, आरबीआई ने पैसे दे दिए, अब जाओ ना खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आरबीआई क्या करता है, जब सेल करता है, जब सेल करता है तो वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, यानी महंगाई को कंट्रोल करता है। जब वो परचेज करता है तो वो डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे यहाँ पे रेट को इंक्रीज कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था तो वो क्या कर रहा था, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा था। जब वो रेट डिक्रीज कर रहा था तो वो डिफ्लेशन, अच्छा डिफ्लेशन इन्फ्लेशन में किसी को दिक्कत है क्या? इन्फ्लेशन मतलब होता है चीजें महंगी हो जाती है, डिफ्लेशन होता है जब चीजें सस्ती हो जाती है। अब बोलोगे सस्ती हो जाती है तो अच्छी बात है ना सर, नहीं अच्छी बात नहीं है। जब चीजें सस्ती हो जाती है तो भी लोग एक्सेस डिमांड करते हैं, ठीक है। अब सोचो ना, एक पार्ले जी आपको 2 रुपए में 3 पार्ले जी मिल रहा है, तो आप तो बोलोगे लाओ ना, आधा खाओ आधा फेंको, क्या जाता है, इतना सस्ता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और प्रोड्यूसर फिर भाग जाएगा, बोलेगा मैं बनाऊंगा ही नहीं पार्ले जी, ये लोग तो ले लेके फेंक रहे हैं, ठीक है। आ जाते हैं थर्ड पे, बैंक रेट, बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट को समझते हैं क्या है, ठीक है। बैंक रेट को मैं पेन चेंज कर लेता हूँ जरा सा, ताकि आपको थोड़ा क्लियरिटी मिले, ठीक है। बैंक रेट क्या होता है समझते हैं।
बैंक रेट अगेन the rate at which RBI lend money to the कॉमर्शियल बैंक। बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, अभी ऊपर बैंक रेट में भी यही बोला था। अच्छा बैंक रेट लिख दिया क्या मैंने फिर से, यहाँ पे बैंक रेट नहीं लिखना था, मुझे लिखना था रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट द रेट एट विच आरबीआई लेंड मनी टू द कॉमर्शियल बैंक, द रेट एट विच आरबीआई लेंड मनी टू द कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेपो रेट। आप बोलोगे सर यहाँ भी यही बोल रहे हो, यहाँ भी यही बोल रहे थे, फर्क क्या है? यहाँ भी आरबीआई पैसे दे रहा था कॉमर्शियल बैंक को, यहाँ भी पैसे दे रहा है, तो फर्क क्या है सर? फर्क है ना, ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। अगर आपसे 1 मार्क से पूछा जाता है आरबीआई लेंड मनी टू द कमर्शियल बैंक फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, रेपो रेट। आरबीआई लेंड मनी टू द कमर्शियल बैंक फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बैंक रेट। ठीक है, और जितनी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ इतना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं बनेगा। ठीक है, इतना डिटेल इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मुझे नहीं लगता इतना टिपिकल क्वेश्चन बनने वाला है, बट मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है, चलो ठीक है, ये चीजें समझ में आ गया, आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर रेट आरबीआई इंक्रीज करेगा यानी 5 से 10 करेगा, ठीक है, अगर रेट इंक्रीज होगा तो इकोनॉमी में पैसा कम जाएगा जैसा कि यहां हो रहा था, और अगर रेट डिक्रीज होगा तो पैसा ज्यादा जाएगा। रेट इंक्रीज तब करता है जब उसको इन्फ्लेशन महंगाई कंट्रोल करना होता है, महंगाई कंट्रोल करना होता है तो वो पैसा देता ही नहीं है आगे, नहीं देगा तो क्या करेगा, रेट बढ़ा देगा। और डिफ्लेशन कंट्रोल होता है, करना होता है तो बुला बुला के पैसे देता है कि लो पैसे लो, इकोनॉमी में बांटो, जाके कमर्शियल बैंक को बोलता है लो पैसे, सस्ते रेट पे लो, जाओ लोगों को पैसे बांटो, बांटोगे तभी प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर गुड्स बनाएगा, कंज्यूमर गुड्स खरीदेगा, इकोनॉमी चलेगी। ठीक है, आइए ये था रेपो रेट। अब फिर रिवर्स रेपो रेट। अच्छा रिवर्स रेपो रेट ना, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ना खूब गलती करते हैं। ठीक है, खूब गलती करते हैं, भर भर के गलतियां करते हैं। आइए 4th नंबर पे समझते हैं रिवर्स रेपो रेट को। क्या है रिवर्स रेपो रेट, समझते हैं। रिवर्स रेपो रेट, अब सोचोगे कि यार रेपो रेट होता है जब आरबीआई देता है कमर्शियल बैंक को पैसा, तो रिवर्स रेपो रेट ऐसा होगा कि कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा देता होगा। ठीक है, कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा देता होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है फिर, देखो आरबीआई को ना किसी से पैसे की नीड नहीं होती, आरबीआई को किसी से पैसा चाहिए ही नहीं। ठीक है, आरबीआई को सिंपली है कि उसके पास इतने पैसे हैं, उसको कमर्शियल बैंक से पैसे की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो फिर रिवर्स रेपो रेट क्या है, देखो ये है आरबीआई, ये है कमर्शियल बैंक। जब कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है, ध्यान से समझना, जिस परसेंट रेट पे आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक ना कई बार ही पैसा ना आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देता है। पूछोगे ऐसा क्यों करता है, मैं दूंगा जवाब। ठीक है, कमर्शियल बैंक जब अपना पैसा आरबीआई के पास जिस रेट से डिपॉजिट करता है, ध्यान रखिएगा डिपॉजिट वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। ठीक है, डिपॉजिट करता है, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक डिपॉजिट देयर मनी विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो वो रेट कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। द रेट एट विच कमर्शियल बैंक डिपॉजिट देयर मनी विद द आरबीआई इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। अब देखो आरबीआई ने देखा कि कमर्शियल बैंक ना बाहर जाके खूब पैसे बांट रहा है, यानी इसके पास पैसे तो हैं। ठीक है, अब आरबीआई क्या बोलेगा, बोलेगा सुनो मैंने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ना 10% कर दिया है। ठीक है, मान लेते हैं रिवर्स रेपो रेट जो है मैंने 10% कर दिया है। तो कमर्शियल बैंक सोचेगा अरे अगर मैं मार्केट में पैसा देता हूँ, मानते हैं मार्केट में 15% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन मार्केट में श्योरिटी नहीं है ना, कुछ लोग माल्या भी तो निकलते हैं पैसा लेके भाग जाएंगे। ठीक है, कुछ नीरव मोदी भी तो निकलते हैं जो पैसे लेके भाग जाएंगे। तो आरबीआई बोलेगा, सेंट्रल बैंक बोलेगा, कमर्शियल बैंक बोलेगा एक काम करते हैं, मैं ना अपना पैसा जितना भी मेरे पास है ना ये सारा ना डाल दो आरबीआई में, झंझट से निकल जाएंगे, क्योंकि आरबीआई थोड़ा भागने वाला है, आरबीआई तो आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट देगा ही ना। तो क्या करते हैं अपना पैसा लोगों को नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं अपना पैसा आरबीआई को डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ आप देखो ना, कमर्शियल बैंक जो मार्केट में पैसा बांट रहा था वो पैसा किसके पास आ गया, वो पैसा आरबीआई के पास आ गया। वो पैसा कहां आ गया, आरबीआई के पास आ गया। तो आप समझो क्या हो गया, कंट्रोल हो गया फिर से इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। जो कमर्शियल बैंक बाकी जगह इकोनॉमी में पैसे बांट रहा था, यानी महंगाई को बढ़ा रहा था, लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ा रहा था, आरबीआई ने बोला मैंने अपना रेट गया तो वो लोगों को पैसा देना बंद कर देगा, वो आ जाएगा आरबीआई के पास, अपना पैसा वहां डिपॉजिट कर देगा, चैन से बैठ के इंटरेस्ट खाएगा, खत्म। ठीक है, यही उसका प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये क्या किया आरबीआई, अगर अपना रेपो रेट इंक्रीज करता है तो वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है,
अगर अपना इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करता है, यानी आरबीआई बोलेगा नहीं मैं तो सिर्फ 5% ही दूंगा, तो कमर्शियल बैंक क्या बोलेगा, अरे सर ये आपने गलती कर दिया। कमर्शियल बैंक बोलेगा आपने 5% कर दिया, इतना तो लॉस नहीं झेल पाएंगे, वो फिर से इकोनॉमी में पैसा देना शुरू कर देगा। समझ रहे हो आप? तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। देखो इकोनॉमी में पैसा डालते हैं, निकालते हैं, ठीक है। जब हमने पैसा डाला तो डिफ्लेशन कंट्रोल कर रहे हैं, हम जब पैसे निकाल रहे हैं तो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और इन सभी टूल से आप देख रहे हो आरबीआई क्या कर रहा है, पैसे डाल रहा है निकाल रहा है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। अब चलिए फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, फिर से मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी, फिफ्थ पॉइंट पे, सॉरी अब कौन सा ले लूँ, चलिए इसको ले लेते हैं। ये फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं हमारे पास। फिफ्थ पॉइंट, अरे ये तो सेम ही कलर है। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, क्या था, सी आर आर। सिक्स पॉइंट था हमारे पास SLR। होपफुली आप सबको सब चीजें दिख रहा होगा। CRR क्या होता है, CRR अभी हमने देखा कि टोटल डिपॉजिट का, टोटल डिपॉजिट का, टोटल डिपॉजिट का आपको फिक्स सम ऑफ अमाउंट फिक्स रेट से रखना पड़ता है, इसी को हम CRR बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को CRR बोलते हैं। अब अगर बैंक जो है CRR बढ़ा देगा, CRR बढ़ा देगा, जैसे 10 था वो बोलेगा नहीं आप 20 रखो, तो क्या हो जाएगा, बैंक का जो लोन देने की क्षमता है वो कम हो जाएगी ना। पहले सिर्फ 10%, टोटल डिपॉजिट का 10% रखना पड़ता था, अब बैंक आरबीआई ने बोला 20% रखो। तो पहले जैसे हमने वो अभी अभी एग्जाम्पल किया था, उसमें क्या था कि 10,000 था ना, उसमें से वो 1,000 रखता था और 9,000 लोन के लिए चढ़ा देता था। अब अगर बैंक ने, आरबीआई ने बोला नहीं 10 नहीं 20% रखो, तो अभी उसको 10,000 का कितना रखना पड़ेगा, 2,000 रखना पड़ेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ 8,000 ही लोन चढ़ा पाएगा। समझ रहे हो? तो क्या हुआ, उसकी परचेज लोन देने की क्षमता कम हो गई। ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8,000 नॉट 800, ठीक है 8,000। तो आप देख रहे हो आरबीआई क्या करता है, सीआरआर को ऊपर नीचे करके बैंक की, कमर्शियल बैंक की लोन देने की क्षमता को कम ज्यादा करता है, और इसी से अगर वो सीआरआर बढ़ा रहा है, सीआरआर बढ़ा रहा है यानी कमर्शियल बैंक की लोन देने की क्षमता कम होगी, सीआरआर बढ़ेगा तो लोन देने की क्षमता कम होगी, यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो सीआरआर डिक्रीज कर देगा तो बैंक और लोन बांटेगा, तो क्या होगा, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो बस नेगेटिव रिलेशन है अगेन से, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बेस्ट एफर्ट डालने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ भी दिक्कत होना, इसकी और भी वीडियोस हैं आपके यूट्यूब चैनल पे मेरे, आप देख सकते हो जा करके वहां पे, या फिर इसको दोबारा देखो, ठीक है। हो सकता है मैं थोड़ा सा ज्यादा लॉजिकल चीजें बात कर रहा हूँ, बट मैं बिल्कुल फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ जो 1 मार्क्स का बन सकता है। अब सोचो इसके बीच से 1 मार्क्स का बनेगा तो आप कैसे करोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जब भी आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, आप तो लिख देते थे कुछ भी, यहाँ नहीं कर पाओगे ऐसा, आपको टू द पॉइंट बात करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं एसएलआर क्या होता है। एसएलआर होता है टोटल एसेट्स का, टोटल एसेट्स का आपको कुछ परसेंटेज, जैसे सीआरआर है ना वैसे ही मान लो 20%, ठीक है। फिलहाल में ये 21% है वैसे तो, ठीक है, अगर चेंज ना हुआ हो तो, ठीक है 20% है, मान लेते 21% है, कुछ टोटल एसेट्स का आपको 21% रखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा यहाँ सीआरआर हमेशा कैश के फॉर्म में होता है, सीआरआर हमेशा कैश के फॉर्म में होता है, ठीक है। सीआरआर मैं यहाँ लिखता हूँ, ये कैश के फॉर्म में होता है, बट एसएलआर जो है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। ये कैश के भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख लो, एसेट्स में रखना है, आप कैश के फॉर्म में रख लो। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब एक बारी बुक पे चलते हैं और वहां से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए, जैसे 1 मिनट दीजिएगा मुझे। अह, आ गया हमारा बुक, ये रहा, ठीक है। आइए, अब देखिए बैंक रेट, द रेट, बैंक रेट रेफर टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड मनी टू द कमर्शियल बैंक, ठीक है। सेम चीज अभी हमने पढ़ा उधर, ठीक है। सिंपल रीडिंग करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे बस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यहाँ कहीं मेंशन होगा, आप देख सकते हो, आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, या फिर इसमें मेंशन नहीं होगा तो रेपो रेट में मेंशन होगा कि वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। ये था हमारे पास बैंक रेट, ठीक है। देखिए बैंक रेट के राइज होने से, राइज होने से क्या होता है,
इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, ठीक है। फॉल होने से क्या होता है, डिफ्लेशन कंट्रोल होता है, अभी पढ़ा हमने, ठीक है। आइए, ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन, यहाँ पे आरबीआई सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एज अ एजेंट, एजेंट बनता है और सेल करता है, ठीक है। यहाँ पे और इसमें क्या होता है, सेल करने से देख लेते हैं आगे। सेल ऑफ सिक्योरिटी करने से क्या होता है, आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, परचेज करने से आपका डिफ्लेशन कंट्रोल होता है। सेल करोगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, क्यों, क्योंकि पैसा तो किसके पास चला गया, आरबीआई के पास चला गया। परचेज करने से क्या होगा, पैसा लोगों के पास जाएगा, यानी डिफ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है। इसको भी अभी हमने ऊपर समझा, ठीक है। रेपो रेट, द रेट एट विच आरबीआई ऑफर शॉर्ट पीरियड लोन टू द कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। यानी क्या करता है, रेपो रेट क्या हो जाता है, द रेट एट विच आरबीआई ऑफर शॉर्ट पीरियड ऑफ लोन, ऐसा रेट जिसपे आरबीआई बैंक रेट पे भी दे रहा था लोन, रेपो रेट पे भी दे रहा है, लेकिन बैंक रेट पे शॉर्ट पीरियड ऑफ बैंक रेट पे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, रेपो रेट पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आइए, ठीक है। देखो, राइज इन रेपो रेट के बढ़ने से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, फॉल होने से डिफ्लेशन कंट्रोल होता है, अभी देखा हमने, ठीक है। आप ना चीजों को एक बारी ना, जब मैं वीडियो पॉज करना, जो अभी मैंने पेपर पे एक्सप्लेन किया, और ना चीजों को खुद से लिखने की कोशिश करना, कुछ नहीं समझ में आया ना आप दोबारा देखो, रीडिंग करो बुक को, लेकिन कंसेप्ट को पक्का कर लेना बिल्कुल, क्योंकि ये ना सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, ये सिर्फ 12 तक लिमिटेड नहीं है, ये आगे आपको ग्रेजुएशन में आएगा, आप अगर पीजी करोगे उसमें भी आएगा, ये हर जगह आएगा, इतना वास्ट कंसेप्ट है ये। तो अगर इतना इंपॉर्टेंट चीज है तो क्यों छोड़ना, क्यों हल्के में लेना, समझने की कोशिश करते हैं ना, बाकी मैं हूं आपके साथ, ठीक है। आइए, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट, प्लीज, अच्छा इसका दूसरा नाम है रिवर्स रीपर्चेज रेट, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट का दूसरा नाम रिवर्स रीपर्चेज रेट है। इसको ध्यान से, सभी बच्चे बोलते हैं कि इसका मतलब ये हो जाता है कि परचेज करना, नहीं, परचेज मतलब आरबीआई पैसे लेता है कमर्शियल बैंक से, नहीं, क्योंकि रेपो रेट का लोग उल्टा कर देते हैं, उल्टा नहीं है। द रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट डिपोजिट, द रेट एट विच आरबीआई डिपोजिट एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, द रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट डिपोजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, इसी को बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आरबीआई को किसी के पैसे की जरूरत नहीं होती, उसको जरूरत होगी तो वो नोट छाप लेगा, ठीक है। कैसे छापता है, मैंने पिछले चैप्टर में बताया है ना, उसको 200 करोड़ रखना पड़ता है, फिर वो छाप सकता है, तो होपफुली आपने देखा होगा, याद होगा आपको, ठीक है। फॉल इन रेपो, रिवर्स रेपो रेट, अगर रिवर्स रेपो रेट फॉल होगा तो क्या होगा, डिफ्लेशन कंट्रोल होगा, रिवर्स रेपो रेट अगर राइज होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, अभी अभी देखा था हमने। बैंक अगर अगर बोलेगा कि हमने अपना रेट कम कर दिया है, तो बैंक क्या करेगा, मार्केट में जाके पैसा बांटेगा, तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। अगर आरबीआई बोलेगा मैंने अपना रेट बढ़ा दिया है, यानी मैं ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा, तो बैंक क्या बोलेगा, मैं किसी और के पास क्यों जाऊं, मैं आपके पास आके पैसा जमा करूंगा, क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है। बस उस पेज को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आपको पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, ठीक है, मिनिमम परसेंटेज जो आपको कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है, ठीक है। कहीं पे लिखा है इसमें, पता नहीं लिखा है कि नहीं, बट कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है, ठीक है। फिक्स सम ऑफ अमाउंट, ये कौन तय करता है, सीआरआर रेट कौन तय करता है, ये आरबीआई तय करता है, ठीक है। आपसे अगर पूछता है कि इस रेट को कौन तय करता है, कौन फिक्स करता है सीआरआर कितना होगा, तो आरबीआई फिक्स करता है, ठीक है। अगला है एसएलआर, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। इससे क्या होता है, इसमें आप कैश के फॉर्म में रख सकते हो, गोल्ड के फॉर्म, अच्छा गोल्ड मैंने बताना भूल गया था, सिक्योरिटी के फॉर्म में, कैश, गोल्ड और सिक्योरिटी, इन तीनों फॉर्म में आप रख सकते हो उसको, ठीक है। अगेन एसएलआर राइज होगा, यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, एसएलआर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, बैंक को ज्यादा पैसा अपने पास रखना पड़ेगा, लोगों को कम देगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अगर एसएलआर को कम कर देंगे तो लोग, बैंक क्या करेगा, बैंक के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा, तो वो लोगों को बांटेगा पैसा, यानी डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। देखो बहुत बारीक बारीक चीजें समझाया है, ठीक है, बहुत डीप में जा जाके आप देख रहे हो, ये सब कॉलम ना पढ़ते भी नहीं है बच्चे, मैंने हर कॉलम को समझाया, क्योंकि 1 मार्क्स है, सीबीएसई पहली बार पेपर बना रहा है, हमें भी अंदाजा नहीं है कि वो कैसा पेपर देने वाला है, तो रेडी रहते हैं ना चीजों के लिए। और ये चीजें आपको इतना हेल्प करने वाला ना, कि आप 12th करने के बाद भी ना, अगर आपने ध्यान से आज समझ लिया है, तो आप मुझे थैंक यू बोलोगे जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे, ट्रस्ट मी। मैं एमबीए को भी पढ़ाता हूँ, मैं ग्रेजुएशन को भी पढ़ाता हूँ, ठीक है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे अंदाजा है कि क्या कैसे वो पूछ सकते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या सिलेबस है। इसके लिए तो आप पक्का मुझे थैंक यू करोगे करोगे। ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो आप। ठीक है। ये था क्वांटिटेटिव। आज आते हैं आप क्वालिटेटिव पे। क्वालिटेटिव को समझते हैं। ठीक है। क्वालिटेटिव ये बहुत छोटा सा चैप्टर खत्म होने वाला है, इसी के लिए बी पेशेंट। ओके। पेशेंस रखिए, अपने आप में चीजों को समझिए। ठीक है। क्या है क्वालिटेटिव, क्वालिटी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या करता है ना आरबीआई, आपको ना सिर्फ ज्ञान दे रहा था, कुछ क्वालिटी से चीजें बात की जाती है। वहां पे क्वांटिटेटिव टूल था, यहाँ पे क्वालिटेटिव। वहां पे 6 टूल थे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास 4 टूल होंगे। ठीक है। जैसे पहला है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, समझना इस बात को भी। ठीक है। होपफुली ना, मैं ऐसा बोलता हूँ 95% बच्चों को नहीं पता होता है ये, या पता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो। ठीक है। बट मैं देखता हूँ ना, ज्यादा बच्चे समझते भी नहीं है, भूल बहुत जल्दी जाते हैं। बहुत सिंपल से वर्ड में आपको समझाऊंगा। आप ना ये देखो, आप कभी लोन लेने जाते हो। ठीक है। या फिर आप अपने पापा से पूछना, उन्होंने कभी लोन लेने गए होंगे। ठीक है। आपने लोन लेने गए, आपने बोला सर मेरे पास ना, जैसे पुरानी मूवी देखा होगा आपने। ठीक है। पुरानी मूवी देखा होगा, घर गिरवी रख के बहन की शादी करवा रहे हैं, या फिर बेटे को पढ़ने भेज रहे हैं। देखा है, माँ के कंगन गिरवी रख के, ये सब चीजें। तो वहां ना मार्जिनल रिक्वायरमेंट लगता था। अब क्या होता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट? आप ना अगर मान लेते हैं आपके प्रॉपर्टी का वर्थ है 1 करोड़ रुपए। ठीक है। तो बैंक ना कभी भी आपको 1 करोड़ का लोन नहीं देगा। ठीक है। 1 करोड़ प्रॉपर्टी है तो वो 1 करोड़ का लोन नहीं देगा। वो बोलेगा 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना, तो मैं सिर्फ 80 लाख ही लोन दूंगा, या फिर 70 लाख ही लोन दूंगा। ठीक है। कभी भी 1 करोड़ का एक, ऐसा नहीं है आप बोलोगे यार मेरी प्रॉपर्टी का मार्केट में रेट 1 करोड़ है, आप पेपर पकड़ो मुझे 1 करोड़ का लोन दो, वो नहीं देगा। ठीक है। पुरानी मूवी से आपको क्लियर होगा कि वो जाती थी लाला के पास कंगन लेकर के, कंगन इतने महंगे हैं, बट नहीं नहीं मैं तो 5,000 ही दूंगा। ठीक है। यानी क्या है, जितना उसका वर्थ होता है प्रॉपर्टी का, उससे कम मिलता है आपको। तो ये जो मार्जिन है, ये किसने डिसाइड किया? आरबीआई ने। आप कमर्शियल बैंक के पास जाते हो, बोलता है ना कि हम इतना लोन कर देंगे, इतना लोन दे देंगे आपको, इतने इतना परसेंट फिनांस है, कोई प्रॉपर्टी खरीदो तो। वहां पे क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है। आप जैसे 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है तो वो 80 लाख देगा। ये जो रेशियो है 100:80 का रेशियो है, यानी कि 5:4 का रेशियो है, ये किसने डिसाइड किया? ये मार्जिन 1 करोड़ पे 20 लाख का मार्जिन होगा, ये किसने डिसाइड किया? ये आरबीआई ने डिसाइड किया। यही होता है मार्जिनल। यानी द मार्जिनल रिक्वायरमेंट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एंड ऑफर्ड लोन। ये क्या है, ये आपका करंट वैल्यू है, आपके प्रॉपर्टी का करंट वैल्यू कितना है? 1 करोड़। ऑफर्ड लोन कितना है? 80 लाख। ये है ऑफर्ड, सॉरी, ऑफर्ड है। ठीक है। यानी कि ये लोन है, इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस, इसी को बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या है? डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द ऑफर लोन ऑफर्ड। इन दोनों के बीच का जो फर्क होता है ना, उसी को हम बोलते हैं क्या? मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है। इतना एफर्ट डाल रहे हैं, समझिएगा प्लीज। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां भी समझ ही लो, मार्जिनल रिक्वायरमेंट को अगर बढ़ाया जाएगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, क्योंकि मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा लेगा। आप बोलो ना आपका 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, वो बोलेगा नहीं मैं सिर्फ 50 लाख ही दूंगा लोन। आप बोलोगे पागल समझा है क्या, मुझे 1 करोड़ का प्रॉपर्टी देकर 50 लाख का लोन लूं मैं? आप जाओगे ही नहीं। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, आपके पास पैसे गए ही नहीं। ठीक है। अगर मैं इसको घटा दूंगा, यानी बोलूंगा 1 करोड़ लेके मैं 90 लाख का दूंगा, तो आप बोलोगे लाओ यार दे दो लोन। यानी आपके पास पैसा जा रहा है ना, तो इससे डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में किसी को दिक्कत हो रही होगी ना, तो प्लीज बेटा कमेंट में नीचे लिख देना। ठीक है। लिख देना आप। मैं चीजों को एक बारी ना एक शॉर्ट वीडियो बना के, या चीजों को छोटा वीडियो बना के आपको समझा जरूर दूंगा कैसे क्या वर्क कर रहा है। कुछ भी ना समझ में आया ना, आप कमेंट में नीचे लिख दो कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं अच्छा लगा। पहले आप लिख देना आपको कैसा लग रहा है वीडियो, दूसरा आप लिख देना कि आपको समझ में नहीं आया, क्या चीज आपको समझ में नहीं आया। ठीक है। फिर रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। अच्छा ये क्या होता है ना, आपको पता होगा कमर्शियल बैंक जो लोन देता है, उसमें ना वो हिस्सा बटा होता है कि, यानी मान लेते हैं, मैं एग्जैक्ट नहीं ले रहा हूँ, 50% आपको फार्मर्स को देना होगा, 20% आपको स्मॉल इंडस्ट्रीज को देना पड़ेगा, 30% आप अपने जिसको देना चाहते हो दे सकते हो। तो ये रेशियो ना लगा होता है, आपको पता भी नहीं होगा बट ये होता है, रेशियो लगा होता है। यानी आरबीआई डिसाइड करता है कि आपका जो भी टोटल लोन होगा, जो आप टोटल लोन दोगे, ठीक है, उसका 50% आपको फार्मर को देना ही देना है। ठीक है।
फार्मर को देना ही देना है, वरना आप नहीं कर सकते, आपका बैंक, आपका बुक क्लोज नहीं होगा। ठीक है, आरबीआई आपका बुक क्लोज नहीं करेगा। और जितना भी लोन दोगे उसका 20% स्मॉल इंडस्ट्री को देना पड़ेगा, 30% आप चाहो तो उसको दे दो किसी को जिससे आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये हो जाएगा कि ये जो रेशियो है जिसकी वजह से 30% ही तो बैंक, बैंक जब भी लोन देगा, 100 रुपए लोन दे रहा है, 100 रुपए लोन दे रहा है, उसमें से 30 ही ऐसा है ना जिसपे वो ज्यादा पैसा कमा रहा है। तो अगर मैं ये कैटेगरी ज्यादा बढ़ा दूंगा तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो बस रेशनिंग ऑफ क्रेडिट मतलब ये समझिए कि आपका क्रेडिट फिक्स कर दिया जाता है, कोटा लगा दिया जाता है। ठीक है, फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास, आरबीआई कोटा सेट कर देता है कि इतना परसेंट आपको इसको देना पड़ेगा, इतना परसेंट इसको, इतना परसेंट इसको। तो ऑटोमेटिकली ज्यादा कोटा लगा देता है, तो सेंट्रल बैंक किसी को लोन देता ही नहीं है। बोलेगा पागल है, इतने सारे तो कोटा लगा रखे हैं, अगर हम 100 रुपए भी किसी को देंगे तो उसमें से 50 तो किसी और को देना पड़ेगा, फार्मर को, और फार्मर पैसे वापस करते नहीं है, तो लॉस वाली बात है, तो वो देगा ही नहीं मार्केट में आगे। अगर मैं आरबीआई कोटा कम कर देगा तो सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक खुशी खुशी सबको लोन बांटेगा। चलो अगर 10% का लॉस हो भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये होता है कोटा। ठीक है, ये बोलता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। अगला है मोरल सजेशन। ओके सॉरी, 3 ही है, चौथा नहीं है इसमें। ठीक है, मोरल सजेशन, मोरल सजेशन इज जस्ट एडवाइस। मोरल सजेशन क्या होता है, मोरल सजेशन एक एडवाइस होता है जो आरबीआई देता है। ठीक है, एक एडवाइस होता है जो आरबीआई देता है, किसको देता है, नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स को देता है, लेकिन क्योंकि आरबीआई एडवाइस दे रहा है तो आपको मानना तो पड़ेगा। ठीक है, आरबीआई एडवाइस दे रहा है तो आपको मानना तो पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं मोरल सजेशन। ठीक है, इट्स जस्ट एडवाइस टू द कमर्शियल बैंक बाय द आरबीआई टू फॉलो द डायरेक्शन। आरबीआई ने कोई डायरेक्शन दिया है और कमर्शियल बैंक को फॉलो करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो आरबीआई है, वो आपके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरह के चार्जेस लगा देगा। तो ये होता है मोरल सजेशन। होपफुली आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, टूल्स को पढ़ा है, टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टूल्स को पढ़ा, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, मोरल सजेशन। सभी चीजों को हमने पढ़ा बहुत अच्छी तरीके से। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, एक बारी फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसके बढ़ने से क्या हो रहा है ना, आप सिर्फ इमेजिन करो चीजों को। हो सकता है स्टार्टिंग में ना 2-3 बार आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है सर, कोई कभी इंक्रीज कर रहा है, कभी इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। कैसे समझे हम, एक दो बार पेशेंस, पेशेंस, चीजों को समझिए। एक बारी में चीजें समझ में नहीं आएंगी, अगर आपने शुरू से नहीं पढ़ा है तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन अगर एक बारी आप इमेजिन करने लगोगे ना चीजों को, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगी, इतनी आसान हो जाएगी कि आप खुश हो जाओगे, अरे मुझे समझ में आता है। फिर आपको ना एक वर्ड याद, मैं पूरा चैप्टर पढ़ाया हूं ना, आपको एक वर्ड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कहीं भी कोई भी इंक्रीज डिक्रीज बता सकते हो। बस मेरा इतना ही रिकमेंडेशन है कि आप क्या करो, आप सिंपली, हाँ, आप सिंपली क्या करो, आप सिंपली जितना भी चीजें आपने पढ़ा है एक कॉपी ओपन करो, उसमें चीजों को लिखो। जैसे अभी आपने दोनों डायग्राम को देखा, उस डायग्राम को लिखो, और डायग्राम को लिखते हुए शॉर्ट की नोट्स में लिखो कि क्या चीजें होती हैं, अपना नोट्स खुद तैयार करो। उससे बेहतर चीज हो ही नहीं सकती दुनिया में। आप लाख टीचर्स के, कितने भी अच्छे टीचर्स के नोट्स उठा लो, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूँ, मेरे भी नोट्स उठा लो, लेकिन जो चीज आपको समझ में आया और आप जो चीज आपने समझ के लिखा है ना, उसका कंपैरिजन कोई नोट्स नहीं कर सकता। तो क्यों रिलाई होना है किसी पे, अपने नोट्स बनाते हैं ना। अपने नोट्स बनाने के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, कंसेप्ट क्लियर आप अपना बनाओगे तो आपको याद भी हो जाएंगे, सबसे अच्छी बात है। मैं बस ये रिकमेंड करूंगा कि पूरे चैप्टर को आप पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करो। वीडियो में अगर कोई चीज दिक्कत हुई है दोबारा समझो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इजीली मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ ले सकते हो, बुक की पीडीएफ ले सकते हो, जितने भी तमाम पीडीएफ आएंगे सभी चीजें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल सकता है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे हैंडल है मेरा नॉलेज नेशन के नाम से। थैंक यू वेरी मच, क्लास बहुत अच्छा था, काफी थोड़ा लंबा क्लास चला गया है, बट क्या करें, चैप्टर इंपॉर्टेंट था ना। आप देख लो, आपको ब्रेक करके देखना, आप ब्रेक करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, लेकिन देख कर जरूर जाना क्योंकि आपको समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, होपफुली, चलिए थैंक यू वेरी मच।